और वो नीतीश कुमार भी इधर आ गए, मतलब वो इंडिया अलायंस छोड़ के। यार आप इंडी क्यों बोल रहे हो? यार वो मुझे इंडी लगता है ठीक बोल रहे हैं। क्या चलो INDIA, मेरे को कॉपी कर इंडिया बहुत अच्छा नाम है, इंडिया बहुत अच्छा नाम है, भारत देश का नाम है, उसे मैं उन चोरों के साथ अटैच नहीं। मैं तो बिल्कुल, मैं बताऊंगा क्यों चोर कह रहा हूँ मैं। यार ये बहुत नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको, मैं पूरे पॉडकास्ट में बोलूंगा भाई, मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ उनका। देखिए पूरा कैंपेन चोरी का, झूठ का, फेकरी का, फॉल्सहुड का कैंपेन। मैं हूँ शांतनु, मैं आ रहा हूँ TRP पे, द रौनक पॉडकास्ट पे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया में मुस्लिम वोट नेगेटिव वोट है। नेगेटिव वोट मतलब वो सपा के लिए वोट नहीं है, क्योंकि वो भाजपा को हरा रहे हैं इसलिए वो सपा को वोट कर रहे हैं। वो सपा को, वो कल कोई और हराता हुआ दिखेगा भाजपा तो उसको वोट कर देंगे। तो बीजेपी का क्या RSS के साथ कोई पंगा है, झगड़ा चल रहा है, इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से इनको ये सीटें नहीं आ पाई? ये बहुत सारी थियरीज चल रही है, इस पे क्या आपकी रीडिंग है? देखिए ठीक है, बहुत सारी चटपटी न्यूज़ चल रही है ना, क्योंकि चटपटी न्यूज़ चलती हैं। अगर मैं कहूँ भीतरघात हो गया, योगी मोदी में लड़ाई है, संघ और भाजपा की नहीं बनी, ये बिकेगा। मैं वो लेजी अखिलेश को मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास क्योंकि एडवांटेज है, वो 25%। यू कॉल्ड हिम लेजी अखिलेश? नहीं, वो 33% अटेंडेंस है भैया उनकी। अच्छा, घर से उठ के नहीं आते हैं ना। उनके यहाँ पहला जो कॉल आता था जब वो CM थे तो 11 बजे 12 बजे आता था, वो शाम को गायब हो जाते थे। कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग का नोट उनके घर से चला जाता था, सारे मिनिस्टर्स के घर में जाके साइन होकर आ जाता था। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बैठती थी अक्सर उनके, तो सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन। यूपी में जो कम सीटें आई हैं, योगी जी के ब्रांड को उसने डैमेज किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभी भी 42% वोट है, 42% वोट, और अखिलेश को अभी भी 32-33% वोट है। काम की राजनीति में थोड़ा आघात तो है, और हर पॉलिटिशियन, मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजर भी है इस रिजल्ट की, कि काम की राजनीति से वो परे ना हो जाए। यार काम करके तो वोट मिल ही नहीं रहा है। सही बात है ना। मतलब जो व्यक्ति 5 बार रायबरेली नहीं गया, वो 3 लाख वोट से जीत जाता है वहां से। और जिस व्यक्ति ने बनारस की, मतलब एक अलग ही, पूरे विश्व में एक अलग ही प्रतिमा कर दी, जिसमें 8 से 10 गुना ज्यादा टूरिस्ट आने लगे। उसके घाट देखो, उसकी गंगा देखो, उसकी सड़कें देखो, उसका एयरपोर्ट देखो, उसका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखो, राइट। वो आदमी 1.5 लाख वोट से जीतता है। तो ये काम की राजनीति पे आघात तो है। उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवारवाद की राजनीति है। आपको पता, मुलायम सिंह यादव के पीक पे 40 लोग उनके घर के राजनीति में थे। मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, गन्ना समिति अध्यक्ष, अलाना समिति अध्यक्ष, 40 लोग, मतलब इसका ताया, उसका फूफा, इसकी बीवी, उसका बच्चा, सब पॉलिटिक्स में थे। इसका 2 कारण वो लोग बताते हैं जी। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने बोला परिवार है तो लड़ेगा, इसका परिवार नहीं है तो क्या लड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमको जीतना है, अगर हमारा परिवार हमको टिकट या सीट मतलब जीत कर देगा तो हम लड़ाएंगे। तो इस पे क्या काउंटर? इस पे काउंटर ये, देखिए आपको क्या और कोई मेरिट नहीं मिली, मतलब पूरे प्रदेश में कोई ये और, जनता को बोलना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता को बोलना चाहिए, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास चॉइस ही वही होती है ना। आपके पास चॉइस तो EVM में वही 6 लोगों की है, वही 8 लोगों की है, और वो हार भी गए। फिर वो 40 लोग अब 5 ही हैं केवल, वो 40 से 5-6 ही बचे हैं। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये स्टोरी ज्यादा बड़ी है, या एक मंक है जो CM बन रहा है, ये ज्यादा बड़ी स्टोरी, राइट। जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, उनके ऑफिसर ने पूछा आपके लिए कौन सी, उसका नोटिस आ गया, मतलब उसका एक सर्कुलर, CM के लिए गाड़ी लेनी है, आपके लिए CM के लिए गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ली जाए। उनका भाई, उनको बड़ा और क्वेश्चन लगा पहले दिन में, इज दैट द फर्स्ट वर्क, कुछ और क्यों नहीं है? बुलडोजर। उन्होंने कहा भाई बुलडोजर लिया जाए। तो नमस्ते, द रौनक पॉडकास्ट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज के शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट भी हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं, रामायणा स्कूल के फाउंडर भी हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो इंडियन क्रिकेट टीम में अगले ऑलराउंडर भी यही निकलेंगे। अब तक उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं। पॉडकास्ट खत्म होते होते हो सकता है 11वीं भी निकाल दें अपनी किताब। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर एक किताब लिखी है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर। उसके बारे में भी हम इस पॉडकास्ट में उनसे ज़रूर बात करेंगे। नाम है भारतीय जनता पार्टी, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर ये 3 किताबें लिख चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आज फाइनली इनको मौका मिला है द रौनक पॉडकास्ट पे आने का। सो लकी हैं आप। जय श्री राम। जय श्री राम। वेलकम शांतनु गुप्ता। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चुनाव के बाद भी बढ़िया हैं? चुनाव के बाद भी बढ़िया। तो पहला ही सवाल जो दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पे आपने एक बहुत ही बड़ी किताब लिखी है जी। तो मतलब आप पार्टी के रग रग से वाकिफ, उसकी स्ट्रेंथ और समझने वीकनेस की कोशिश तो करिए। हाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों समझते हैं। 240 का जो आंकड़ा इस चुनाव में, जो नंबर्स उनके आए हैं, ये कैसे देखते हैं आप? इसको हार की तरह से भी कुछ लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हाउ डू यू सी दिस?
देखिए ऐसा भी नहीं, दोनों के बीच में है जो आपने कहा। ठीक है। जो 240 की नरेंद्र मोदी की विक्ट्री है वो किस किस ऑड्स के अगेंस्ट में थी, पहले इसको देखते हैं। राइट, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। ठीक है। ये ऐसा भारत में 62 साल बाद हुआ था, एक बार हुआ था बस, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मतलब वो तीसरी बार कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री बने थे। सो नरेंद्र मोदी इज द सेकंड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो तीसरी बार कंटिन्यूअसली भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली उन्होंने। तो पहली बात, इसलिए छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या क्या ऑड्स के अगेंस्ट में थे? एक तो यही ऑड बताया कि तीसरी बार, मतलब एक बार की एंटी इनकमेंसी नहीं, 2 बार की एंटी इनकमेंसी थी। वर्ल्ड ओवर ऐसा बहुत कम लोग कर पाए हैं। मतलब मार्गरेट थैचर जो बहुत पॉपुलर थी, बहुत रिफॉर्म्स लाए यूके में, 2 टर्म के बाद नहीं बन पाई प्रीमियर यूके की। टोनी ब्लेयर बहुत पॉपुलर थे, 2 टर्म के बाद आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब 2 टर्म के बाद आगे बढ़ पाना, तीसरा टर्म लेना वर्ल्ड ओवर मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में जी। और दूसरी बात, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तीसरी बार, देखिए तब कोई अपोजिशन नहीं था, देयर वाज नॉट अ कंसोलिडेटेड अपोजिशन, राइट। और हार्डली कुछ मीडिया होता था, आपके पास दूरदर्शन था, आपके पास ऑल इंडिया रेडियो था, उसमें जो आपको नैरेटिव चलाना है चला दीजिए। हार्डली न्यूज़पेपर्स थे उस समय में जीतना वर्सेस आज की मल्टी पार्टी कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में जीतना, राइट। मैं ग्लोबल मीडिया पे बाद में आऊँगा, अभी तो मैं केवल इंडिया का परिदृश्य में देख रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए पिछले 30-40 साल के नंबर्स देखिए। भारत की राजनीति में किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर सीटें ली हैं तो 414 राजीव गांधी के समय मिली थी। वो क्यों मिली थी वो आपको सबको पता है। वो इंदिरा गांधी के शव पे मिली थी, मतलब उस सिंपैथी में मिली थी जो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। उसके बाद से राजीव गांधी एंड राहुल गांधी क्रिएटेड 2 बिग डिप्स इन कांग्रेस पार्टी। जैसे हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ना कि गड्ढा है कैच नहीं पकड़ेगा, मतलब मैं ऐसे 2 बड़े लीडर के बारे में कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जस्ट एनोलॉजी, राइट। कह दिया है आपने, अभी कह दिया है मैंने, लेकिन मैं नंबर से प्रूव करूंगा मैंने क्यों कहा। 414 आए उनको उस फ्लूक में, मतलब एक सिंपैथी वेव में। उसके बाद अगली बार कितने आए? 1989 में ही गॉट ओनली 197 सीट्स, आधे से भी कम, और अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में। मतलब वीपी सिंह जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाहर जाके दूसरी पार्टी में जाके, जनता पार्टी में जाके उनके बोफोर्स घोटाले को जब उजागर करा और जनता ने माना, उनको 197 सीट्स दी। और उसके बाद से 1984 के बाद से कांग्रेस को कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिली, आज तक 2024 तक मेजॉरिटी नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस लेड किसी कोलिशन को भी नहीं मिली। यूपीए को भी कभी मेजॉरिटी नहीं मिली है एंड प्री पोल अलायंस। लेट मी शो यू द नंबर्स। कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई है राजीव गांधी के बाद। एक बार बने 1991 में, 91-92 में नरसिम्हा राव के पास थी 232 सीट्स, बाकी उन्होंने कॉबल अप करी। मतलब 240 से कम जो बीजेपी के, मैं 240 को आप रखिए और देखते रहिए, मैं 240 से बहुत सारे नंबर्स कंपेयर करूँ। तो कांग्रेस की पहले 197 हुई, फिर 232 हुई, जिसमें सरकार भी बनी, 4-5 साल पूरी सरकार चली, लेकिन 240 से कम थी। उसके बाद देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए। 2004 में फिर से सरकार बनी। ये लोग कहते हैं इंडिया शाइनिंग फेल हुआ। इंडिया शाइनिंग के बाद 2004 में भाजपा और कांग्रेस में बस 7 सीटों का फर्क था। हाँ, उनके पार्टनर्स नहीं कॉबल अप कर पाए। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनवाइट करा जाता है, जो इनवाइट होती है उसके अराउंड सब लोग कॉबल अप कर जाते हैं। उस समय भी जो प्री पोल अलायंस था, कांग्रेस को थी 140 सीटें के आसपास और प्री पोल अलायंस को भी 218 सीटें थी। और यहाँ पे इस समय जो एनडीए का प्री पोल अलायंस है उसको 293 सीट्स हैं, राइट। आते हैं 2009 पे। 2009 में इनके पास थी कुछ 206 सीट और प्री पोल अलायंस को भी 262 सीट थी, विच इज लेस देन 272। तो भारत की हिस्ट्री में पिछले 40 साल से 414 के बाद किसी सिंगल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, केवल बीजेपी को मिली 2014 में, 2019 में। Correct. और किसी कोलेशन को नहीं मिली जो इस कोलेशन को मिली। सो दैट्स व्हाई दिस विक्ट्री इज नॉट स्मॉल। थर्ड टर्म आना ग्लोबली इज ऑड है। अब देखिए ग्लोबल मीडिया, मतलब ये शायद पहला इलेक्शन रहा होगा किसी कंट्री में जिसमें ग्लोबल मीडिया इतना एक्टिव था। हमारी बात हो रही थी जॉन ऑलिवर, जो आपने बताया मुझे हर इंडियन इलेक्शन के पहले, वो इस बार फिर एक्टिव हो गए। 10 दिन पहले इंडियन इलेक्शन के पहले फिर उन्होंने एक बड़ा कॉन्डिसेंडिंग सा बड़ा रेसिस्ट वीडियो बनाया, मोदी को डाउन करते हुए, इंडिया को डाउन करते हुए। तो 9 साल पहले का उनका एक वीडियो है, फिर 4 साल पहले का उनका एक वीडियो है। यानी वो हर इलेक्शन में आके कुछ एक वीडियो बनाते हैं। प्लीज जाके वो वीडियो मत देखना। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सर्च करोगे, फिर जाके व्यूज बढ़ाओगे उनके। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है उसको देख के गरियाने से अच्छा मत ही देखो। लेकिन देखिए अब तो बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं, लोगों को पता तो लगे किस तरह का रेसिज्म ब्रिटिश कॉमेडियंस फैला रहे हैं चैनल्स पे अपने। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, यूएस के कई चैनल्स, चाहे वो बीबीसी, यूके का बीबीसी हो, गार्जियन हो, यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो इंडियन इलेक्शन में कमेंट्री कर रहे हैं। और वो भी एक वन साइडेड कमेंट्री, वो केवल नरेंद्र मोदी के बीजेपी के अगेंस्ट में कमेंट्री, राइट। जॉर्ज सोरोस ने तो कहा भी था कि मैं नेशनलिस्ट की भावना को हटा दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स को हरवा दूंगा। सो वो सारा, और
आपको पता है भी ओमीडिया नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन ये फंड कर रही है। करेक्ट। ये न्यूज लॉन्ड्री को फंड करेंगी, ये स्क्रॉल को फंड करेंगी, ये वायर को फंड करेंगे, आपको पता है, मतलब इट्स ओपन फंडिंग, ऐसा नहीं कि कोई हिडन फंडिंग है, राइट। तो जो नरेंद्र मोदी ने लॉबीज को तोड़ा है, चाहे वो एनजीओ लॉबी को तोड़ा है, चाहे वो मिशनरी लॉबी को तोड़ा है, चाहे वो फार्मा लॉबी को तोड़ा है कि भाई मैं फाइजर का टीका नहीं लूंगा, मैं अपने टीका बनवाऊंगा, चाहे वो डिफेंस लॉबी को तोड़ा है कि भाई मैं आर्म्स आपके नहीं लूंगा, मैं इंडिया में आर्म्स बनवाऊंगा, बल्कि मैं नेट एक्सपोर्टर बन जाऊंगा, चाहे वो ऑयल लॉबी को तोड़ा है कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तुम्हारे हिसाब से तेल नहीं खरीदूंगा, जयशंकर गोज एंड सेज दैट व्हाट यू बाय इन आफ्टरनून आई बाय इन अ मंथ, सो यू डोंट टेल मी मैं किससे खरीदूं किससे नहीं खरीदूं, राइट। उस सब के बाद ये चुनाव जीता गया है। So that's why it's not a small victory. Yeah, you're right, but it's lesser than their own target. उनके खुद के टारगेट से कम है, इसलिए ये एक लेसर विक्ट्री हो सकती है। बट बाय एनी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स नॉट अ लेसर विक्ट्री। थर्ड टर्म किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, नॉट इन इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन इंडियन पॉलिटिक्स, ऑल्सो इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो बीजेपी का क्या आरएसएस के साथ कोई पंगा है, झगड़ा चल रहा है, इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से इनको ये सीटें नहीं आ पाई? ये बहुत सारी थियरीज चल रही है, इस पे क्या आपकी रीडिंग है? देखिए ठीक है, बहुत सारी चटपटी न्यूज़ चल रही है ना, क्योंकि चटपटी न्यूज़ चलती हैं। अगर मैं कहूँ भीतरघात हो गया, योगी मोदी में लड़ाई है, संघ और भाजपा की नहीं बनी, ये बिकेगा। अगर मैं कहूँ कि नंबर्स ये हैं, वोट शेयर ये था, दैट्स अ ड्राई टॉपिक लाइक, लेकिन आपके चैनल पे उस ड्राई टॉपिक को थोड़ा जीवंत करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो पोलिंग सिस्टम है रौनक, वो है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। मतलब आपको 50% वोट लेने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं बहुमत तो नॉर्मली 50% के ऊपर होना चाहिए। आपको पार्लियामेंट में सीट 50% के ऊपर लेनी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 50% के ऊपर नहीं लाना। अमेरिका के सिस्टम में आपको लाना पड़ता है, आपको 51% वोट शेयर लाना पड़ता है। हमारे यहाँ है कि जितने भी लोग लड़ रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको आए, चाहे वो 25% हो, चाहे वो 30% हो, दैट वर्क्स, राइट। और वो आदमी जीत जाता है और फिर वो पिरामिड बनता है जिसकी जितनी सीटें होती हैं। बीजेपी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि बीजेपी हैज रिटेन्ड इट्स वोट शेयर। जो 37% वोट शेयर उनका पिछली बार था, देयर वोट शेयर इज स्टिल 36.6%। कांग्रेस 2% से बढ़ी है, वो 19 से 21% पे पहुंच गई। तो कांग्रेस का वोट शेयर अभी 21% है भारत में, और भाजपा का 37% है, विच इज लाइक अ ह्यूज 16 पॉइंट गैप, जो बहुत बड़ा गैप माना जाता है किसी भी दो मेजर पार्टीज के बीच में। बीजेपी को इस इलेक्शन में 23.5 करोड़ लोगों ने वोट करा है। पिछली बार 2019 में 22 करोड़ लोगों ने वोट किया था। सो देयर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज बाय 1.5 करोड़। कांग्रेस इज स्टिल एट 13-14 करोड़। सो बीजेपी हैज 10 करोड़ मोर वोटर्स विद देम, राइट। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया, किसी ने कहा कि अगर कितना 20% शेयर है कांग्रेस का, आपने बोला कांग्रेस का 21% है। अगर 20% माइनॉरिटीज हैं, राइट, जो कि कांग्रेस को ही देती है या कांग्रेस के अलाइज को देती है। ये प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई अगर माइनॉरिटी वोट आपको 17-18% मिल रहा है तो आपने 3-4% 3% लिया है। तो ये सही तरीका है समझने का? बिल्कुल सही तरीका समझने का कि समाजवादी पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए जिसका जो फॉर्मूला है कि मैं मुस्लिम अपीजमेंट करूंगा, मुस्लिम को एक तरह से देखूंगा, एक कम्युनिटी की तरह देखूंगा, उसमें कभी डिवीजन नहीं आने दूंगा। ना मूवीज में आने दूंगा, ना कमेंट्री में आने दूंगा, ना टेक्स्ट में आने दूंगा। उसमें नहीं बताने दूंगा कि शिया सुन्नी भी हैं, उसमें पठान अशरफ भी हैं, उसमें पसमंदा भी है, इसकी इससे शादी नहीं होती, उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता, वो सब सारी चीज़ें हैं। वो इंटरनली आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन उसको डराओ हिंदुओं से और उसका एक मुश्त वोट ले लो। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह मत देखो, उसको बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, फिर तो बहुत कम, फिर तो 2% वोट मिला है। हाँ, तो फिर उनको वोट कहाँ, उनको वोट जो एक्स्ट्रा, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा वोट नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन हाँ अगर उसका अगर 80-90% भी मिल गया तो उन्होंने कुछ गेन नहीं करा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू गो टू द ब्रास टैक्स टू अंडरस्टैंड कि क्या बड़ा मत कम हो गया बीजेपी से, लोगों का सपोर्ट कम हो गया, टैक्टिकली हारे हैं वो, सीटें हारे हैं। दैट्स व्हाई इस आपके पॉडकास्ट में डिसाइफर करते हैं। तो बीजेपी के पास अभी भी 37% वोट शेयर है, 23.5 करोड़ लोग उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ केवल 13-14 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ का गैप है, 10 करोड़ का बड़ा गैप है। इंडिया अलायंस जो साथ में आया, दैट वाज सच ए अननेचुरल अलायंस। आपको ये बात जानकर आपके दर्शकों को हैरानी होगी, 60 सीटों पे इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर अगेंस्ट में लड़े एक दूसरे के। कैन यू इमेजिन दैट? ये कौन सा अलायंस है? पंजाब में अगेंस्ट में लड़े, केरला में अगेंस्ट में लड़े, बंगाल में अगेंस्ट में लड़े, राइट। ममता बनर्जी पूरे इलेक्शन में वो माइक लेके से घूम घूम के देती है, तो उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बोलती रहती है कांग्रेस को वोट देबो ना, कांग्रेस को वोट देबो ना। और दिल्ली में वो राजदीप जी की बीवी का नाम क्या है? सागरिका घोष, और वो क्विज मास्टर है डेरिक ओब्रायन। वो लोग यहाँ पे कहते हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। उनको लगा यार यहाँ तो हिंदी में लोग समझ जाएंगे, वो तो बांग्ला वाला तो समझेंगे नहीं। लेकिन इन दीज डेज 24/7 मीडिया, वो भाई ये कांग्रेस को वोट देबो ना किसके समझ में नहीं आएगा। सो ये पैरेलल चलते रहे। कांग्रेस के शहजादी के अगेंस्ट वायनाड में आप इतना बड़ा कैंडिडेट खड़ा करते हैं, एनी राजा जो डी राजा की पत्नी है, वो खड़ी होती है वहाँ पे। मतलब आपने कोई
जो भी आपका वैमनस्य था वो छोड़ा नहीं। पंजाब में आपको कहते रहे कि भाई हु इज द कांग्रेस, कांग्रेस तो गई है ना, उनके मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कहते रहे, राइट। और अभी तो केजरीवाल ने जेल के अंदर से भी कह दिया कि हम जो स्टेट इलेक्शंस है वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। सो इसके बावजूद वो कहते रहे कि हम इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है। उस सबको मिला के भी 232 के आसपास सीट है, जो भाजपा की अकेली सीट से कम है। लेकिन अभी भी वहाँ विक्ट्री का सेंस है, वहाँ विक्ट्री का सेंस है कि भाई 2014 में हमारी 40 कुछ सीट आई, उसके बाद 2019 में हमारी 52 सीट आई, इस बार हमारी 99 सीट्स आ गई हैं। तीनों का एडिशन करें तो वो भी 240 नहीं होती। अचीवमेंट केवल एक छोटा सा है कि 2014 और 19 में वो एलओपी नहीं बना पाए। एलओपी क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, जो एक मान्य पद है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, बल्कि उसकी सैलरी अलग होती है, उसको घर मिलता है। वो आपको 10% सीट लाने पे मिलती है, केवल सीट। वो जीवी मावलंकर जी ने एक रूल बनाया था कि 10% अगर आपकी सीटें आएंगी, 10% कितना हुआ? 243 का 10% 54। तो 54 सीट भी नहीं ला पाया आज तक राहुल गांधी। इस बार 99 ले आए, तो उसकी खुशी है कि इस बार एलओपी मिलेगा। जो अब आते हैं इस बात की, ये 240 का रीजन क्या है? हाँ, मतलब झगड़ा है क्या बीजेपी में कुछ आपस में? हाँ, बीजेपी का देखिए वो बहुत चटपटी खबर है ना। वो अगर छोटा सा कोऑर्डिनेशन का इशू भी है, दैट्स लाइक ए कंपाउंडिंग रीजन, दैट्स नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन क्या है बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इनका तरीका क्या है चुनाव लड़ने का, मुस्लिम वोट एक साथ लो, किसी हिंदुओं को अलग जातियों में बांटो, एक वोट लो। नरेंद्र मोदी ने ये ग्रामर चेंज कर दिया 2014 में, 2019 में चेंज कर दिया। दो चीज़ों से चेंज करा। हिंदू कंसोलिडेशन करा, कहा कि भाई जब मैं विदेश में जाऊंगा तो ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा, मैं भगवत गीता गिफ्ट करूंगा। कोई भी चीज़ का उद्घाटन होगा, मैं वैदिक परंपरा से उसका, चाहे पार्लियामेंट हो, उसका वैदिक परंपरा से उसका ओपन होगा। उसमें संगोल जाएगा जो तमिलनाडु की परंपरा है। जब मेरे यहाँ से कोई विदेश से आएगा तो उसको मैं साबरमती भी ले जाऊंगा, उसको मैं गंगा घाट भी ले जाऊंगा बनारस में, उसको मैं तमिलनाडु के मंदिर भी ले जाऊंगा और मुंड पहन के वहाँ पे जाऊंगा। मैं भारत के कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। मैं केवल दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं करूंगा, राइट। तो जब ये कल्चरल रिनोवेंस दिखने लगा कि ये व्यक्ति तो राम मंदिर भी जा रहा है, ये व्यक्ति तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी जा रहा है, काशी विश्वनाथ में भी जा रहा है, ओमकारेश्वर में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो हिंदू कंसोलिडेशन होने लगा। 1 साल पहले उनको सेंस आ गया कि जब अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, राइट। और हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो मेरी जात वाली पॉलिटिक्स चली जाएगी, राइट। कांग्रेस ने क्या करा? स्पिन ऑफ करा कि मैं कास्ट सेंसस बोलना शुरू करता हूं और करवा भी देता हूं। कहां पे? तो उन्होंने कहां करवाया? सबसे पहले उन्होंने कर्नाटका में करा दिया था, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। चलो हमारी सरकार है, हम किसी और के कंधे पे बंदूक रखते हैं, है ना। चला दो, फायर करेगी तो कहूंगा शाबाशी मेरी, और फायर नहीं करी तो टाल दूंगा। तो उन्होंने नीतीश कुमार, क्योंकि तब कांग्रेस की कोalition की सरकार थी, नीतीश कुमार से कास्ट सेंसस करवाया। जब नीतीश कुमार कोalition में थे कांग्रेस और आरजेडी के साथ, उस कास्ट सेंसस में कुछ नहीं निकला, ना उससे कुछ इंप्लीमेंट हो पाया खास, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुइयां। और वो नीतीश कुमार भी इधर आ गए, मतलब वो इंडिया अलायंस छोड़ के। यार आप इंडी क्यों बोल रहे हो? यार वो मुझे इंडी लगता है ठीक बोल रहे हैं। क्या है? चलो INDIA, मेरे को कॉपी कर रहे हो। इंडिया बहुत अच्छा नाम है, इंडिया बहुत अच्छा नाम है, भारत देश का नाम है, उसे मैं उन चोरों के साथ अटैच नहीं। मैं तो बिल्कुल, मैं बताऊंगा क्यों चोर कह रहा हूं मैं। यार ये बहुत नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको, मैं पूरे पॉडकास्ट में बोलूंगा भाई, मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूं उनको। उनका देखिए पूरा कैंपेन चोरी का, झूठ का, फेकरी का, फॉल्सहुड का कैंपेन है। अगर वो बायस तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल बायस, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। अगर मेरे फैक्ट्स आपको बायस लगे तब आप बोलिएगा प्लीज। आप भी बोलिए यार, आप भी कमेंट करना इस पे भी, मैं क्या बोलूं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, कास्ट सेंसस से कुछ नहीं निकला। अब वो कास्ट सेंसस का जो प्रणेता था वही चला गया आपकी पार्टी छोड़ के, मतलब आपका दल छोड़ के, आपका इंडिया अलायंस छोड़ के चला गया। अब क्या करें? अब उन्होंने क्या, अब ये उन्होंने स्मार्ट ट्रिक खेली, जो ट्रिक थी अच्छी थी। बीजेपी ने जैसी 400 पार का नारा दिया, तो पहले तो एक हफ्ते लगा कि भाई नरेंद्र मोदी ने एकदम से बार इतना बड़ा सेट कर दिया, गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, राइट। नैरेटिव चेंज कर दिया, सब लोग उसको चेंज करते रहेंगे, 400 आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, राइट। उन्होंने क्या करा? उनका 400 आएगा तो मजबूत सरकार बनेगी, संविधान बदल देंगे, राइट। तो उन्होंने कहा इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी सफ़ेद कमीज है, बहुत सुंदर लग रही है, अब मैं यहाँ से मट्टी उठाऊँ फेंकूँ, कुछ तो चिपकेगी ना, चाहे कितनी भी आप झाड़ोगे, कुछ तो चिपकेगी। यही राहुल गांधी का फंडा है कि भाई इसका तो दामन साफ है, इसने कोई करप्शन नहीं करा नरेंद्र मोदी, मैं मिट्टी फेंकता रहूंगा, कुछ तो चिपकेगा इसके दामन पे। तो उन्होंने कहा चलो ये चिपकाता हूँ, तो 400 बार संविधान बदल देगा। अब व्हाट डज संविधान बदल देना मीन्स, राइट। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स यू टू डू अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कुरान या बाइबल है कि जो किताब आ गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। 106 अमेंडमेंट्स हुए आज तक, मतलब जब से संविधान आया है 50s में, उससे आज तक 106 अमेंडमेंट हुए। बीजेपी ने 8 अमेंडमेंट करे हैं पिछले 10 साल में। वो अमेंडमेंट देखिए, उसमें से अधिकतर अमेंडमेंट प्रो रिजर्वेशन है। क्या है उसमें? 10% EWS रिजर्वेशन, राइट।
महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और असेंबली में। ओबीसी जो कास्ट का इनुमरेशन है वो स्टेट खुद कर सकता है, सेंटर की जरूरत नहीं है। ओबीसी कमीशन को वैधानिक दर्जा देना, वो सारे प्रो रिजर्वेशन है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। वो भी स्टार्टिंग में एक हफ्ते यूज करा उन्होंने कैंपेन, वो नहीं चिपका। नाउ ही गॉट विशेस, हु राहुल गांधी गॉट इवन मोर विशेस कि और कोई विशेस पर खेलते हैं। उन्होंने AI डीप फेक वीडियो का यूज करा, अमित शाह का डीप फेक वीडियो बनाया और उसको अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर से पोस्ट करवाया। किससे? रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर नए बने अभी, उनसे पोस्ट करवाया एक फेक वीडियो। वो फेक वीडियो क्या है? अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन से निकाल के मुस्लिम रिजर्वेशन दे देते हैं कांग्रेस की सरकार है, उसको हम बंद करेंगे। इन्होंने क्या करा, ट्राई करा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में, पहले समग्र आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना में, कर्नाटका में, कि ओबीसी रिजर्वेशन से 5%, 4% लेके मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दे। लेकिन वो कोर्ट में नहीं चला उनका, वो बार बार फेल होता है, लेकिन दे कीप अटेम्प्टिंग। तो अमित शाह पॉइंटेड दैट आउट। उन्होंने क्या करा, वो हम मुस्लिम रिजर्वेशन हटा देंगे में SC/ST डाल दिया उनकी आवाज में और कहा हम SC/ST रिजर्वेशन हटा देंगे, राइट। और ये चला दिया, जोर से चला दिया, राइट। पहले तो एक चीफ मिनिस्टर के हैंडल से जाता है, बड़ी बात हो जाती है, बड़े बड़े चैनल उसको बुलाने लगे, आपने क्यों बोला, उसने कहा हाँ मैंने पता था, नहीं पता था, गोल गोल बोला। और फिर उन्होंने कैंपेन की तरह यूज करा, जो विस्पर कैंपेन होता है कि सबके मोबाइल में पहुंच जाए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाए, राइट। और ये पहले भी मुद्दा आ चुका है भारतीय राजनीति में। 2015 में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेशन में मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई, उन्होंने अंबेडकर जी को कोट कर दिया, अंबेडकर जी ने भी कहा है कि इसका रिव्यू होना चाहिए हर 10 साल में। उस बात को एक इंटेलेक्चुअल सेशन को कोट करके बिहार के चुनाव में भाजपा को बहुत हानि। उनका ये झूठ बिकता है। तो एक तो ये पूछा, फिर एक और झूठ बेचा। उन्होंने क्या करा, एक गारंटी पत्र बना लिए और कहा कि हम खटाखट टकाटक 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपये महीना, ठीक है। स्कीम बोल दी, अलग बात है। उन्होंने क्या करा, फॉर्म छपवा लिए जिसकी काउंटर फॉइल है, मतलब बिलीवेबिलिटी बढ़ जाए, है ना। और उसमें नाम, बूथ नंबर, विधानसभा नंबर, लोकसभा नंबर भरवा के लाखों लोगों को बंटवाए और फॉर्म भरवाए उनसे, जो इलीगल है, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे रखा है। उसका जवाब पता नहीं कांग्रेस ने अभी तक दिया नहीं दिया कि भाई आप ऐसे एक तरह से, मतलब ये तो कैश फॉर वोट हो गया ना, कि भाई आपके पास काउंटर फॉइल है। और आपको पता है, जैसे चुनाव हो गया, कांग्रेस के कई 100 कार्यालयों के सामने वो महिलाएं लाइन लगाई खड़ी हैं कि भाई मेरे गारंटी कार्ड ये, आपने कहा था 8,500 रुपए दोगे। तो ये जो 2 पॉन्जी स्कीम थी, कि एक तो कहा कि SC/ST रिजर्वेशन चला जाएगा भाजपा, ठीक है, और दूसरा कि ये जाएगी, ये दोनों स्टिक हो गई। भाजपा की ये प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए। देखिए, एक तो आप कांग्रेस को कह सकते हैं कि भाई यू वांट ना फेक नैरेटिव, राइट, ठीक है, आप फेक नैरेटिव है। लेकिन अगर फेक नैरेटिव है तो भाजपा की IT टीम क्या कर रही थी, भाजपा का जो इतना बड़ा संगठन है वो क्या कर रहा था। तो जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी यूपी की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट होल्ड्स गुड फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री, यहां पे नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब, यार नरेंद्र मोदी तो है ना, वोट तो आदमी डाल ही रहा है, इतना अच्छा काम हुआ है ना, इतनी स्कीमें पहुंची हैं यूपी में, योगी आदित्यनाथ है, राम मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, सड़कें हैं, इतना अच्छा कानून है, सारी स्कीमें पहुंच रही हैं, घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो दे गॉट स्लैक। मतलब जहां, जैसे अगर आपकी टीम एक्टिव है तो उसका सबसे अच्छा सूचक पता है क्या होता है, कि आपको चुनाव की पर्ची घर में मिली नहीं मिली। चुनाव में पर्ची देने आते हैं कि आपका बूथ नंबर ये है, आपकी ये पर्ची है, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो हर प्रत्याशी कोशिश करता है कि अगर मैं पर्ची देने जाऊंगा तो आदमी को लगेगा देखो यार पर्ची देने आया था, तो आपकी थोड़ी सी स्विंग वोटर है उसको अफेक्ट कर सकता है। यूपी में कई जगह हमने ऐसा सुना कि पर्ची नहीं बटी। जैसे मैं नोएडा में था, मुझे पर्ची बटी, और यहाँ पे आपको पता है महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से जीते भी, राइट, लेकिन पर्ची नहीं बटी। तो आदमी कहे वोट तो कर ही रहा है वो मोदी को, वोट तो कर ही रहा है वो योगी को। सो ये जो कॉम्प्लिसेंसी है, राइट, यहाँ पे हो सकता है कि शायद 4 सीटों में RSS और BJP में कोऑर्डिनेशन या समन्वय ना रहा हो, जो कहते हैं ना कि भाई कि द यूनिट कॉल योगी आदित्यनाथ की जो टीम और सेंट्रल टीम में या प्रदेश की टीम में कोऑर्डिनेशन ना हो, बट वो बहुत छोटे, जिसे कहते हैं मतलब टीथिंग इश्यूज है ना, वो उसकी चक्कर में आप चुनाव नहीं हार सकते इतना बड़ा, राइट। ये है। दूसरा, अगर आप, अब तो सर्वे आ गए किस कास्ट का वोट पैटर्न कैसा हुआ है ना, जो 2 वो वोट्स खिसका है भाजपा से, वो है नॉन यादव OBC वोट और नॉन जाटव दलित वोट। ये भी कोई बड़ा नहीं खिसका है, ये 20% 30% भाजपा से खिसक गया। देखिए, भाजपा की कोई टैक्टिकल हार हुई है, कोई बड़ी मैसिव हार नहीं हुई। अगर आप वोट शेयर देखें, भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभी भी 42% वोट है, 42% वोट, और अखिलेश को अभी भी 32-33% वोट है। देखिए, अखिलेश के पास एक इनहेरेंट एडवांटेज है जो भाजपा को हरबन उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उसके पार हर सीट में, मान लिया 100 मीटर की रेस हम भाग रहे हैं, मैं और रौनक आप, राइट, सपा उसमें 25 पे खड़ी है हर समय। कैसे खड़ी है? उसके पास हर सीट पे 17-18% मुस्लिम वोट है ही है,
उसके पास हर सीट पे 8-9% यादव वोट है, तो वो 25 पे शुरू कर रही है और उस वोट बैंक को वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकती है, उसको ज़्यादा सहेजना भी नहीं है। कैसे? पूरे इलेक्शन में 80 में से केवल 4 मुस्लिम टिकट दिए उसने। कैन यू इमेजिन दैट? और 92% मुस्लिम वोट आया। मतलब उनको कोई नाराजगी नहीं है, उनको पता है कि भाई, क्योंकि मुस्लिम वोट इन इंडिया वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया में मुस्लिम वोट नेगेटिव वोट है। नेगेटिव वोट मतलब वो सपा के लिए वोट नहीं है, क्योंकि वो भाजपा को हरा रहे हैं इसलिए वो सपा को वोट कर रहे हैं। सपा को वो कल कोई और हराता हुआ दिखेगा भाजपा तो उसको वोट कर देंगे। तो एक थियरी ये भी है शांतनु दादा कि क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से कुछ हिंदू वोट भी उनसे खिसक गए। ये देखिए, ये हो सकता है। देखिए, बीजेपी एज ए गवर्नमेंट उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, कि अगर मैं हाईवे बनाऊंगा तो सबके लिए है, अगर मैं स्कीम दूंगा तो मैं सबको दूंगा। मैं ऐसा तो दूंगा नहीं कि हिंदू को उसको दूंगा। अगर आप मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया है कि आपको घर कब मिलेगा, जो पीएम आवास का घर कब मिलेगा, आपके घर में नल कब आएगा, आपको पीएम किसान के पैसे कब मिलेंगे, अगर आप किसान हैं और मुस्लिम हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। सही बात है। तो वो उन्होंने करा, तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता। उसका मेरे ख्याल से दीज आर बहुत माइनर फर्क है। मैं आपको ब्रास टैक्स पे आता हूँ, है ना। अब आते हैं यादव वोट पे। अखिलेश यादव ने केवल 5 यादव टिकट दिए 80 टिकट में से, केवल 5, और वो भी घर के टिकट। वो यादव टिकट भी नहीं कहूंगा, वो तो अखिलेश यादव के घर के टिकट है। कौन कौन? भैया भौजाई, मतलब अखिलेश यादव, डिंपल यादव, और 3 देवर, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, राइट। किसी यादव को टिकट लिया, लेकिन यादव को फिर भी आपको 85-90% वोट मिल गया। दे कैन टेक फॉर दोज वोट बैंक्स फॉर ग्रांटेड। बट भाजपा के साथ प्रॉब्लम क्या है, वहां पे सब फूफा है। यहाँ पे ब्राह्मण नाराज है, यहाँ क्षत्रिय नाराज है, यहाँ कुर्मी नाराज है, यहाँ शाक्य नाराज है, ये निषाद नाराज है, वो हर आदमी नाराज है। संघ के एक बड़े प्रचारक ने मुझे एक बार बताया, वो मुझे अब बात याद आती है, कि भाजपा को हर बार 0 से शुरू करना है, हर बार। मतलब वहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहे हैं आपको बैटिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, आपको फील्डिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, आपको बॉलिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, और आपको ये भी भगवान से प्रे करना है कि अंपायरिंग गलत ना हो, मतलब लग भी आपके साथ रहना, राइट। तब आप ऑस्ट्रेलिया को हरा पाओगे। मैं वो लेजी अखिलेश को मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास क्योंकि एडवांटेज है, वो 25%। एक मिनट, यू कॉल्ड हिम लेजी अखिलेश? नहीं, वो 33% अटेंडेंस है भैया उनकी। वो घर से उठ के नहीं आते हैं ना, उनके यहाँ पहला जो कॉल आता था जब वो सीएम थे, तो 11 बजे 12 बजे आता था, वो शाम को गायब हो जाते थे। कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग का नोट उनके घर से चला जाता था, सारे मिनिस्टर्स के घर में जाके साइन होकर आ जाता था। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बैठती थी अक्सर उनके यहाँ। तो सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। हाँ, नहीं, वो लेजी अखिलेश पे जाते। करेक्ट। सो लेजी अखिलेश वाला पॉइंट ये था कि आप मतलब आपको 0 से शुरू करना, आपको हर बार 0 से शुरू करना है, और अखिलेश के पास 25 पे खड़े होने की, 30 पे खड़े होने की एडवांटेज है। तो वो भाजपा को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि वो कोई भी चीज नहीं कर सकते। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी टीम में हल्की सी भी खटपट है, मतलब बिल्कुल 0.001 की भी, उसको भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या कहेंगे, जैसे एक केजरीवाल ने झूठ फैलाया। केजरीवाल ने क्या बोला, केजरीवाल जब आए ना, वो तो चालाक चतुर व्यक्ति हैं, वो जैसी जेल से छूट के आए, उन्होंने कहा अब मैं अपना चक्रव्यूह रचूं। उन्होंने कहा सारे झूठ तो बोले जा चुके हैं, अब मैं क्या बोलूँ। SC/ST वाला झूठ बोला जा चुका है, गारंटी कार्ड वाला झूठ बोला जा चुका है, संविधान बदल देंगे वाला झूठ बोला जा चुका है, अब मैं क्या झूठ बोलूँ। उन्होंने 2 बड़े स्मार्ट झूठ बोले। उन्होंने कहा कि भैया 75 साल में तो ये तो राजनीति से संन्यास लेने को बोलते हैं भाजपा वाले, मोदी जी 2 साल बाद 75 के हो जाएंगे, तो ये जो वोट आप दे रहे हैं ना, अमित शाह के लिए दे रहे हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे ये लोग। तो आप अमित शाह को वोट देना चाह रहे हैं क्या, जिससे वो मोदी की जो ब्रांड है वो उससे थोड़ा डिस्क्रेडिट कर पाए कि भाई अमित शाह के लिए वोट कर रहे हैं आप लोग। दूसरा बोला कि जैसे ये चुनाव जीत जाएंगे, योगी को हटा देंगे। तो उन्होंने 2-3 ब्रांड्स पे एक साथ अटैक करा, अमित शाह पे भी अटैक करा, नरेंद्र मोदी पे भी करा, और योगी जी पे करा। अब जैसे ही योगी जी पे अटैक होता है, तो योगी जी की अपनी ब्रांड है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, कुछ लोग उनको ठाकुर जाति से एसोसिएट करते हैं, तो वो भी ब्रांड है, कुछ लोग उनको सन्यासी मानते हैं, वो ब्रांड है, कुछ लोग महिलाएं उनसे बहुत अटैच्ड हैं, क्योंकि सारी स्कीमें महिलाओं के लिए बहुत कारगर है। जब लॉ एंड ऑर्डर आता तो उसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता, तो वो वोट बैंक कर सकता है। भाजपा की तरफ से क्या है, क्लैरिफिकेशन इसका जोर से नहीं आया। अमित शाह जी से एक इंटरव्यू में पूछा कि वो 75 साल वाली बात क्या है, तो उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब उन्होंने योगी जी का किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने भी सो मोटो नहीं दिया। फिर एक इंटरव्यू में नड्डा जी से पूछा, उन्होंने कह दिया वो तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता, उनको हटाने की हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये एक्सप्रेशन आते आते ऑलमोस्ट चुनाव खत्म हो गया, ये 5वें-6ठे चरण के बाद आए। तो भाजपा को ना कई बार सुपर अलर्ट होना पड़ेगा। वो कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कॉग इन द व्हील में एक भी ढीला हुआ तो उनकी मशीन नहीं चल पाएगी, उनको हर बार बहुत मेहनत से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी, जो 2-3 झूठे नरेटिव थे, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, गारंटी कार्ड, ये चल गए। भाजपा अनअवेयर थी, वो उसे लग रहा था नरेंद्र मोदी के नाम पे, योगी आदित्यनाथ के नाम पे, उत्तर प्रदेश में खासकर राम मंदिर और सच्चे में अच्छे काम हुए हैं, उसके नाम पे वोट मिलेगा, और ये वोट मिला। देखिए, अगर आप रौनक 5 स्टेट्स की स्टोरी हटा दें, देखिए भारत में तो 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं 7-8,
उसमें से केवल 5 स्टेट की स्टोरी हटा दें अगर 2 मिनट के लिए, तो इट्स अ मेजर विक्ट्री स्टिल। 5 कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये अगर 5 स्टेट की स्टोरी आप हटा दें, राइट, तो अभी भी आपने मध्य प्रदेश पूरा का पूरा जीत लिया, आपने गुजरात में बस 1 सीट खोई, आपने दिल्ली पूरा जीत लिया। आप कह रहे थे केजरीवाल को जेल में डालने की सिंपैथी आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। आपने छत्तीसगढ़ जीत लिया, आपने हिमाचल जीत लिया, आपने उत्तराखंड जीत लिया, आपने झारखंड में अच्छी सीटें ले ली, आपने उड़ीसा में 25 साल की सरकार हटा के अपनी सरकार बना ली। बल्कि अगर ये इलेक्शन कभी और हुए होते तो सबसे बड़ी न्यूज़ ही होती कि आपने 25 साल बाद नवीन पटनायक की सरकार हटा के अपनी सरकार बना ली। एंड सच ए ग्रेशियस मूव बाय नवीन पटनायक कि वो उस मंच पे बैठते हैं जहाँ पे अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है, जो हम कभी नहीं देखते ना। राहुल गांधी ने अभी तक एक प्रॉपरली कांग्रेचुलेटरी ट्वीट तक नहीं कराया, जो हमें मतलब पाकिस्तान से ट्वीट आ गया, लेकिन राहुल गांधी से ट्वीट नहीं आया प्राइम मिनिस्टर के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से इस तरह से देखता हूं मैं सिलेक्शन को। यूपी में जो कम सीटें आई हैं, योगी जी के ब्रांड को उसने डैमेज किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो योगी जी का अपना री-इलेक्शन था वो था 2022 का, राइट, वेयर ही अगेन वन अगेन ऑल द ऑड्स। आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी कोई चीफ मिनिस्टर अगली बार रिपीट नहीं हुआ है, पूरा टर्म कंप्लीट करने के बाद रिपीट नहीं हुआ। और बहुत सारे टोटके भी थे उत्तर प्रदेश में कि जो नोएडा चला जाएगा वो चुनाव नहीं जीतेगा। आई थिंक वेस्ट में एक और जगह बिजनौर चला जाएगा तो चुनाव नहीं जीतेगा। वो तो बिजनौर क्या, वो तो सारे जिले जो हैं 75 जिले यूपी के 3, 4, 5 बार चाप चुके हैं। तो योगी जी की अपनी ब्रांड तो टेस्ट हो गई थी 2022 में। जैसे कहा, जो पूरे इंडिया में हुआ वो उत्तर प्रदेश में और जोर से हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सारी ब्रांड्स अवेलेबल है ना। नरेंद्र मोदी की ब्रांड उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की ब्रांड उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर का काम उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में, जो हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन उत्तर प्रदेश में। 41 स्कीम्स ऐसी है रौनक जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो हम देखते हैं ना, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे वो गैस के चूल्हे हों, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो पीएम आवास हो, जितनी स्कीमें हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर, और यूपी उसमें नंबर 1 है, बिकॉज वहां से विजन आता है, योगी आदित्यनाथ उसको इंप्लीमेंट करते हैं बिल्कुल चाक चौबंद करके। तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी मुझे लगता है और ज्यादा आ गई। आपने कैंडिडेट चेंज सोचा कि जैसे लल्लू सिंह, हम अयोध्या की बात करें, सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं, आप तो खुद अयोध्या से हैं भी। बिल्कुल। अब लल्लू सिंह छात्र नेता है, राइट, वो पुराने नेता है, छात्र राजनीति से आते हैं, अच्छा बोलते थे, लेकिन अब वो 71-72 साल के हो चुके हैं। देखिए, हर व्यक्ति 73 साल में नरेंद्र मोदी की तरह जवान नहीं होता है। अब उनमें थोड़ा सिलेक्टनेस आ गई थी, वो उतना जनता से नहीं मिलते थे, उनके भाषणों में उतना ओज नहीं था, तो भाजपा को लगा यार आप किसी भी कैंडिडेट को हटाते हैं थोड़ा तो विरोध होता है, सबकी अपनी एक ताकत होती है। अब चलो भाई, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्यों हटाएं, जीत तो रही है, चला देते हैं। लेकिन ऑन ए गिवन डे अगर भाजपा अपने तरीके से करती है, जहां पे आपको पता हो गुजरात में जब उनको लगा थोड़ा सा स्लैक आ रहा है, पूरी कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर सबको बदल दिया, तो पूरी कैबिनेट हटा दी। कैन यू इमेजिन? आपने सुना है कभी पूरी कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं, 10-15 मंत्री होते होंगे, सबको हटा के चीफ मिनिस्टर पूरा बदल दिया। वहाँ वो करते हैं कई इलेक्शन में सारे कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। वो उन्होंने यहाँ पे जो टिपिकल बीजेपी फॉर्मूला है, देखिए एंटी इनकमेंसी जब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकती है, राइट, 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से हो सकती है, 7 साल से है, फिर आपके कैंडिडेट से हो सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे तो आप चुनाव मांग रहे हैं, योगी आपकी बहुत बड़ी ब्रांड है, जो आप चेंज कर सकते हैं वो आप लोकल कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। तो लग रहा था चेंज करेंगे, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट चेंज हुए। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश का मेजर इशू है। तो यहाँ पे ये लल्लू सिंह को चेंज कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लगा यार अयोध्या में इतना बड़ा काम हुआ, क्यों होगा। वहाँ पे दूसरी साइड क्या नारा दे रही है, वो कह रही है ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा अवधेश पासी। पासी क्या, पासी एक शेड्यूल कास्ट, एक दलित कम्युनिटी है, 6 या 7 बार के विधायक हैं वो, अवधेश कुमार जी जीते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट में। बल्कि अब सो मच सो कि वो राम नाम का पट्टा पहनने से कतरा रहे हैं, वो जय श्री राम बोलने से कतरा रहे हैं अयोध्या में बैठ के, राइट। तो उत्तर प्रदेश जो एक कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ था, जिसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह खींच के लाए 14 और 19 में, राइट, हम लोग भूल गए कि ये तो कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ था, इसको वापस जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सिल्वर लाइनिंग है कि वापस जोर से नहीं गया है, इसमें टैक्टिकल 3-4% का वोट शेयर वापस भाजपा से गया। भाजपा के पास अभी भी 42% वोट शेयर है। अयोध्या की सीट भाजपा की ट्रेडिशनल सीट नहीं है, ये सुनने में लगता है। उस सीट का नाम है फैजाबाद, पर फिर भी जीतना तो चाहिए था। 2004 में बसपा ने जीती थी, 2009 में कांग्रेस ने जीती। डिपेंड कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपको एनालिटिकल जीतना बिल्कुल चाहिए था। देखिए, हम लोग जब लोकसभा को देखते हैं तो उसमें करीब 4 या 5 विधानसभा होती है। अयोध्या क्षेत्र में 5 विधानसभा है। जो अयोध्या जहाँ मंदिर आता है उस विधानसभा से भाजपा जीती है। यू कैन फाइंड आउट ना, जब काउंटिंग होती है तो विधानसभा वाइज काउंटिंग होती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने कितनी विधानसभा जीती। दादा चाहे जो भी हो, नहीं, सीट हार गए, मैं तो कह रहा हूँ जो जीता वह सिकंदर, बट बिकॉज आपकी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, मेरे ख्याल से वो विश्लेषण सुनना चाहेगी, राइट। अयोध्या विधानसभा से वो जीत गए जहाँ पे मंदिर है। बाकी जो 4 विधानसभा है सब में 10-12 हज़ार वोट से हार गए हर विधानसभा में। दैट एड्स अप टू 52,000 वोट्स। हाँ,
अगर उनका कैंडिडेट चेंज होता, अगर वो मैनेज ठीक से करते, इस झूठ को पकड़ पाते कि रिजर्वेशन जाने वाला है, वो जो गारंटी कार्ड सड़क सड़क पे बंट रहे थे उसका कॉग्निजेंस ले पाते, तो ये बड़े आराम से रिवर्सल होता है। और आपको पता है ये बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी पता है। कैसे पता है? ये दोनों अपनी लोकसभा की सीट नहीं छोड़ रहे हैं यूपी की, कि उनको पता है कि ये झूठ बार बार नहीं बिकेगा। आप सोचिए अखिलेश यादव की बड़ी राजनीति क्या है, उनके अगला टारगेट क्या है लाइफ में? 2027 में मुख्यमंत्री बनना, ये टारगेट है उनका, है ना। प्रधानमंत्री बनने का तो उनका कोई सपना हो भी नहीं सकता। 30-35 सीट के साथ कैसे बनेंगे, राइट? अब वो योगी आदित्यनाथ को रोज घेरेंगे अगर विधानसभा में, वो उनके लिए अच्छा है, या वो लोकसभा में चले जाएंगे जहां पे 540 कैंडिडेट हैं, उनको टाइम बोलने का उसमें भी वो आते नहीं है। कहां पे उनकी ब्रांड ज्यादा बनेगी? विधानसभा में बनेगी ज्यादा। वो विधानसभा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो कन्नौज सीट नहीं छोड़ रहे हैं, जो उनकी विधानसभा की सीट है वो छोड़ के वो लोकसभा जा रहे हैं। उनको भी पता है दोबारा लड़ गए तो पता लग जाएगा, अभी तो गारंटी कार्ड नहीं बिकेंगे, अब ये कास्ट का नैरेटिव नहीं चलेगा। वो रायबरेली की सीट पकड़ ले रहे हैं और बहना को वायनाड भेज दे रहे हैं। मतलब ये भी बता दिया कि भाई लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 20 साल बाद पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है प्रियंका वाड्रा का, है ना। 2 साल छोटी है बस, 2004 से, लेकिन कहां से हो रहा है? वायनाड से। भाई उनको मेन चुनाव में क्यों नहीं लड़ाया आपने? आप इतना डिफरेंशिएशन ऑन द फेस क्यों कर रहे हैं? पता लग गया कि शी इज द लेसर ऑफ द टू सिबलिंग्स। भाई इनको पीछे से सुमड़ी से घुसाया जाएगा इनको। हाँ, दोनों पार्लियामेंट में आएंगे तो झूठ को डबल कर सकते हैं दोनों मिला के। तो ये है कि उन दोनों को ही पता है। और एक चीज और उन्होंने, आपने सुना जब वो अमेठी रायबरेली गए ना, अभी वो, धन्यवाद, शायद रायबरेली गए वो, तो राहुल गांधी ने कहा बड़े मजे की बात, बहना अगर तुम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती तो 3-4 लाख वोट से जीत जाती। तो भैया बहना को आपने क्यों नहीं लड़ाया? आपका नरेंद्र मोदी से कोई बैक चैनल में पैक्ट था क्या? आपको नरेंद्र मोदी को नहीं हराना था क्या? मतलब आपको भनक तक नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। आपको पता है राहुल गांधी ने रायबरेली का पर्चा लास्ट डेट पे बिना किसी मीडिया फैनफेयर के 3-4 लोगों से साथ चुमड़ी में भर के आ गए, कि उनको पता था यार हार गया और बहुत सारा हल्ला बुल्ला खराब, बोल तो बहुत रहे थे, हार गए। तो उनको कोई क्लू नहीं था। अगर उनको हल्का सा भी क्लू था कि अमेठी की सीट जीतते हैं तो वो अमेठी में लड़ते। वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में लड़के अपनी सीट रिक्लेम करते ना, वो क्यों सेफ सीट पे जाते? तो उनको भी भनक नहीं थी। अब ये चीज बार बार नहीं चलेगी। आई थिंक दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल वे यू शुड एनालाइज दिस इलेक्शन। और अमेठी हारने के पीछे भी आपको ये लगता है ये सारे वोट शेयर शिफ्ट हुआ है, जो उनका झूठ फैलाया उन्होंने कि भाई ये रिजर्वेशन चला जाएगा और गारंटी कार्ड नहीं बटे। और बीजेपी थोड़ी स्लैक थी, उनको लगा यार इतने बड़े बड़े नाम है हमारे पास, इतने अच्छे ब्राइट कैंडिडेट, इतना सारा काम करा है, ये काम की राजनीति पे थोड़ा आघात तो है। और हर पॉलिटिशियन, मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजर भी है इस रिजल्ट की, कि काम की राजनीति से वो परे ना हो जाए। यार काम करके तो वोट मिल ही नहीं रहा है। सही बात है ना। आप खुद सोचिए, आप बनारस गए पिछले 10 साल में, मल्टीपल बार गए होंगे। करेक्ट। बनारस शहर का क्या मतलब स्वर्णिम हाल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, वर्सेस रायबरेली। मतलब जो व्यक्ति 5 बार रायबरेली नहीं गया वो 3 लाख वोट से जीत जाता है वहां से। और जिस व्यक्ति ने बनारस की मतलब एक अलग ही पूरे विश्व में एक अलग ही प्रतिमा कर दी, जिसमें 8 से 10 गुना ज्यादा टूरिस्ट आने लगे। उसके घाट देखो, उसकी गंगा देखो, उसकी सड़कें देखो, उसका एयरपोर्ट देखो, उसका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखो, राइट। वो आदमी 1.5 लाख वोट से जीतता है। तो ये काम की राजनीति पे आघात तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा भाजपा के लिए टफ है, क्योंकि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है पर से। उनके पास नेगेटिव वोट बैंक है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो मेरे ख्याल से ये काम की राजनीति में आघात है। और ये मेरे ख्याल से चिंता का विषय हर भारतवासी के लिए, कि इतना काम करने के बाद अगर कोई नहीं जीतेगा तो पॉलिटिशियंस काम करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे यार थोड़ी सी तिगड़म लड़ा के जब चुनाव लड़ा जा सकता है, 1-2 महीने आके कुछ झूठा नैरेटिव चला के। लेकिन होपफुली जनता भी अलर्ट हो गई इस बात जनता भी अलर्ट हो गई, तिगड़मबाजों को अब पीछे रखना है। शांतनु दा, आपने योगी जी पे 3 किताब लिखी जी। मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, उन पे किताब नहीं लिखी? नहीं, उन पे किताब लिखी। अच्छा, बीजेपी पे लिखी ना? लेकिन नहीं, मोदी जी लिखे थे 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर। वो तो बाद में आया जी। तो चलो मैं रिफ्रेज करता हूँ क्वेश्चन। योगी जी पे पहले आपने 3 किताबें लिख दी, फिर मोदी जी पे 1 लिखी। जी। देखिए मतलब आपके लिए एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ये स्टोरी ज्यादा बड़ी है, या एक मंक है जो सीएम बन रहा है ये ज्यादा बड़ी स्टोरी? देखिए दोनों बहुत बड़ी स्टोरी हैं और दोनों ही भारतीय डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करती हैं कि अगर आप में काबिलियत है और अगर आप चाह लें तो आप चाय वाला भी हों चाहे आप सन्यासी हों, आप जो शीर्ष पद है उस पर अपनी काबिलियत से पहुंच सकते हैं। परफेक्ट। वाई योगी जी फॉर मी? बिकॉज पहले मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैंने पहली किताब 2017 में लिखी। मेरी 2016 पे एक किताब आई थी, आई हैव फाइल्ड मल्टीपल RTIs ऑन BSP एंड SP गवर्नमेंट जो रही उत्तर प्रदेश में, और मुझे बहुत सारी अनॉमलीज मिली। बल्कि मैंने जो लैपटॉप घोटाला था वो भी उजागर करा और उसे रजत शर्मा जी ने अपने TV पे कवर करा जो अखिलेश यादव के समय हुआ था। उसको मैंने कंपाइल करके किताब लिखा 2016-17 में, जब इलेक्शन होने वाला था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में,
कि पिछले 10 साल से तो नहीं आया, ये सारे घोटाले हैं जो मैंने लिखे हैं अपनी किताब में। ब्लूम्सबेरी ने पब्लिश करी। ब्लूम्सबेरी की वो पहली हिंदी किताब थी। ब्लूम्सबेरी कौन है? जो हैरी पॉटर पब्लिश करता है, मतलब इट्स अ बिग पब्लिकेशन, राइट। उसकी पहली हिंदी मूल हिंदी किताब, ट्रांसलेशंस बहुत सारे करे ना, जो उनकी मूल किताब थी। उसके लिए मैं बहुत जगह जा रहा था, बिकॉज मैं अपनी किताब को लेके बहुत जगह जाता हूँ, सो दैट इट शुड रीच द ऑडियंस, राइट। और उसी समय 2017 का चुनाव भी चल रहा था, जिसके बाद योगी जी बने। योगी जी फेस नहीं थे उस चुनाव का, आपको पता होगा, मतलब उनके फेस पे चुनाव नहीं लड़ा, राइट। और वो नोटबंदी के बाद का पहला बड़ा चुनाव था। दिसंबर 2016 में ही नोटबंदी हुई थी और कहा था ये तो चुनाव हार जाएंगे, अब तो नोटबंदी के बाद इतनी दिक्कत हो गई है। और मेरी हैबिट है, मैं रैलीज बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा। मैंने राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, सोनिया गांधी की और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सबकी रैलियाँ अटेंड करी। रैली की मैं अटेंड करता हूँ। आई कम बैक टू द मेन टॉपिक। देखिए, जो आपको कैमरे पे दिखता है ना, जो हम टीवी में रैली देखते हैं, वो इतना दिखता है। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कैसे आए, कैसे गए, क्या डिसिप्लिन था, खत्म कैसे हुई रैली, कौन किसके साथ था, वो यू गेट अ सेंस कि लोग बुलाए हुए हैं, कि लोगों में अपनी उत्साह है। तो जब मैं योगी आदित्यनाथ की रैली अटेंड करता था और मैं नरेंद्र मोदी की रैली अटेंड करता था, मैंने कहा नरेंद्र मोदी की रैली में खतरनाक वाइब्रेंसी रहती थी। उसके बाद मुझे अगर वैसी वाइब्रेंसी कहीं दिखती थी तो मुझे योगी आदित्यनाथ की रैलीज में दिखती थी। एंड ही वॉज अ वेरी इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी फॉर मी। वो थोड़ा उनका जब मैंने इतिहास खंगाला, मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल बालक था। मतलब कॉलेज में गया, मुझे फोटोज़ दिखे जहाँ उन्होंने बैंडाना लगा रखा है, गॉगल्स लगा रखे हैं। जब वो 20-21 साल के कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने बीएससी करी है जैसे बाकी करते हैं, एमएससी करी है, एमएससी बीच में छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद वो संन्यास ले लिया उन्होंने। तो वो मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा कि व्यक्ति सन्यासी क्यों बना, वहाँ से पॉलिटिशियन कैसे बन गया। मुझे गोरखनाथ मठ के बारे में नहीं पता था और ये सब मैं सोच ही रहा था जब वो मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा ये तो यार सोने में सुहागा हो गया, अब तो मेरे पास कवर फेस भी मिल गया। पहले तो मैं सोच रहा इस व्यक्ति के बारे में लिखूंगा, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखूंगा। सो नाउ आई सॉ अ मंक व्हिच आई वाज फॉलोइंग एनीवेज, राइट, ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर। एंड वही मेरी किताब का टाइटल मिल गया, द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। एंड ब्लूम्सबेरी गॉट रेडी टू पब्लिश दैट बुक। तो वो बुक एकदम से बहुत बड़ी हो गई, बल्कि उस किताब ने मुझे ऑथर बनाया। मैं लिखता तो पहले भी था, क्योंकि वो फिर उसके बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चलेगी। इफ यू नो अबाउट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, रौनक, इट्स अ वेरी लेफ्ट लीनिंग, है ना। उसमें अगर 200 ऑथर्स आते हैं तो उसमें 90-95% एक पर्टिकुलर विचारधारा के, मानसिकता के ऑथर्स होते हैं। थोड़ा धनिये की तरह राइट विंग वालों को छिड़क देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि भाई देखो आप थोड़ा ये कहते हैं हम तो न्यूट्रल थे, हमने आपको भी तो बुलाया था। सो देयर आई गॉट अ ह्यूज स्टेज, जिनका सेंट्रल हॉल था। सो मैं और उनका नाम है शायद अजय बोस, जो मायावती के बायोग्राफर है, उनकी किताब बड़ी फेमस है, बहन जी नाम है उस किताब का। वी वर द ओनली वन द स्टेज विद द मॉडरेटर, राइट। तो वहाँ से वो किताब बहुत उड़ गई। एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा ऑथर होने से भी कुछ होता है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग। और फिर मुझे सोशल मीडिया पे जैसे योगी आदित्यनाथ के 5 साल हुए, राइट, व्हेन यू डू अ गुड वर्क, राइट, तो उसके बाद आपको यू हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। लोगों ने कहा उनके काम के बारे में लिखो, 5 साल में इतना काम हुआ है। आई रोट मल्टीपल आर्टिकल्स एवरी 3 वीक्स 4 वीक्स। आई हैव टू राइट सम आर्टिकल इन सम मेजर पब्लिकेशन, कि बिजली में ये हुआ, सड़कों में ये हुआ, एक्सप्रेसवे में ये हुआ, शिक्षा में ये हुआ, मिड डे मील ऐसे बनता है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ, एक्जैक्टली क्या है। लोगों को तो बिग न्यूज़ मिलती है ना, बुलडोजर से ये कर दिया, लेकिन एक्जैक्टली क्या उसके पीछे ब्रास टैक्स है। आई वाज राइटिंग लॉट ऑफ इट, बट आई थॉट लेट मी कंपाइल ऑल ऑफ दिस एंड राइट व्हाट ही डिड इन लास्ट 5 years. देन आई रोट द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। करेक्ट। और पता है मैं उसको ना, उसका मैंने टाइटल सोचा था, मंक हू चेंज्ड उत्तर प्रदेश, राइट। जब मैंने लिखना शुरू करा, मैंने कहा नो, दिस इज नॉट चेंज, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। और उसको लेके मैं यूएस गया, फिर जस्ट इलेक्शन से पहले उस किताब को लेके मैं हार्वर्ड गया, मैं स्टैनफोर्ड गया। उस किताब का मैंने न्यू जर्सी, मतलब ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक करीब मैंने 20-22 इवेंट्स करे, उसके बड़े इवेंट्स करे, लार्ज इवेंट्स करे हर सिटी में। एंड देन दैट बुक बिकेम अ नैरेटिव सेटर इन दैट इलेक्शन। तो आप खुद से करते हुए किया आपने? खुद से मतलब आपका पैशन था कि इस किताब को करना है, इसको लेके जाना। नहीं, कई बार क्या होता है ना, ऐसे योगी जी की तरफ से तो नहीं आया कि नहीं, बल्कि उन्होंने ना तो मुझे पहली किताब के लिए बुलाया, कहा मैंने उनको अप्रोच करा, बट ही वाज लिटिल रिलक्टेंट। मेरे क्या लिखेंगे, हमारा जीवन तो पता ही है सबको। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि आप अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने ना, दैट वाज माई सेकंड ट्रिगर ऑल्सो। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो इंग्लिश मीडिया ने बड़ी नेगेटिव खबर डालनी शुरू करी। तो मुझे अलार्म हुआ, भाई इनको क्या दिक्कत हुई, इनको क्या चुल हुई जिसे हम बोलते हैं ना। और बड़ी चुल किसे हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को। मैंने कहा भाई ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि एक मुख्यमंत्री पे एक विदेशी इंटरनेशनल मीडिया, हाँ, वो इंटरनेशनल मीडिया कमेंट करे, मोदी पे करे, गाली दे, चलता है, नेचुरल है कि भाई आपका हेड ऑफ द स्टेट है, आप पे करेंगे। ऐसा पहले भारत की राजनीति में केवल एक बार और हुआ है, वो भी नरेंद्र मोदी पे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा इनमें, यानी इनको योगी आदित्यनाथ में नरेंद्र मोदी देखना शुरू हो गया है क्या दिक्कत है इन लोगों को। और जैसे हेडिंग्स थे, नरेंद्र मोदी गेव अ काउ लविंग चीफ मिनिस्टर, मतलब दोनों गाली एक साथ कि नरेंद्र मोदी ने दिया है, नरेंद्र मोदी मेड अ मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी। बाद में वो महिला इतनी ट्रोल हुई कि उसको मिलिटेंट को जीलस कुछ वर्ड चेंज करना पड़ा, राइट। तो मैंने कहा इनको क्या दिक्कत है। व्हेन आई आस्क्ड माय टीम टू गिव मी ऑल द डेटा, ऑल द आर्टिकल्स दैट पब्लिश्ड ऑन हिम,
आई रियलाइज 95% पब्लिश्ड ऑन हिम ऑन इंग्लिश इज नेगेटिव। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उससे मुझे और कुलबुलाहट हुई यार, आदमी जो 5 बार चुनाव जीत रहा है, 98, 99, 2004, 2009, 2014, मतलब 2004 और 2009 में, जिसकी हमने अभी चर्चा करी, जहां भाजपा की हालत खराब है, ये आदमी एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत, योगी जी जीत रहे हैं। कुछ तो अच्छा करा होगा इसने। ये लोग इतने नेगेटिव के, हिंदी मीडिया में है बैलेंस खबर है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है ना। तो इससे मुझे और हुई कि देन आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इस इंग्लिश मीडिया के लिए एक बड़े पब्लिकेशन है ब्लूम्सबरी, जो हैरी पॉटर पब्लिश करता है, जो पूरी दुनिया में जाती है, जिसकी तो कैसा रिस्पांस था इवेंट्स पे? लोग आते थे वहां पे? सुपर रिस्पांस। फिर मैं IITs आईएम्स में बुलाया जाने लगा, मैं फिर सारे उससे, फिर मैं टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल, गोवा लिटरेचर फेस्टिवल, कोची लिटरेचर फेस्टिवल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर बुला रही है। योगी जी ने सिर्फ यूपी को नहीं, आपके भी जीवन को बदला है। मेरे भी जीवन को बदला है। एग्जैक्टली। बल्कि अभी राहुल कनवल एक डिबेट में कह रहे थे, नाउ द बायोग्राफर एंड द सब्जेक्ट ऑफ द बायोग्राफी स्टार्टेड लुकिंग द सेम बिकॉज ऑफ माय हेयर स्टाइल। राइट। सो बल्कि एक बार मैं साउथ में, हाँ, मेरी जो पहली किताब है वो 13 भाषाओं में आ चुकी है, भारत की। अब वो विदेशी भाषाओं में भी आने के लिए उसके बात चल रही है कहीं। ठीक है। एक बार मैंने तेलुगु वर्जन लॉन्च करा अरविंद धर्मापुरी के साथ, है ना, वो तेलंगाना से सांसद है। उन्होंने कविता को हराया था, कविता जो अभी जेल में है, जो KCR की पुत्री है, उनको चुनाव में हराया था। तो वो भी बॉल्ड है, तो उन्होंने कहा बॉल्ड इज बोल्ड, है ना, क्योंकि मैं बैठा था, वो बैठे थे और बड़ा सा योगी जी का पोस्टर लगा था। राइट। एंड देन बिकेम अ सॉन्ग, बॉल्ड इज बोल्ड, बॉल्ड इज बोल्ड। तो उस किताब ने मेरे जीवन को तो बदला ही है, लेकिन आई थिंक माई परस्यूट वॉज कि जो योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की ब्रांड चेंज हुई है, देखिए मुझे उससे कुंठा थी, और शायद वो कुंठा आपको भी मिली होगी कभी। जब हम उत्तर प्रदेश से कभी महाराष्ट्र में जाते थे, कभी बैंगलोर में जाते थे, मैं तो पहले टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में था, मैं प्रोग्रामर था, फिर मैं कंसल्टेंट था, तो जब मैं इन जगह जाता था ना, तो उत्तर प्रदेश बोलते ना, अच्छा वो उत्तर प्रदेश, मतलब उनको लगता था यार ये चोरी चकारी करके आए होंगे, इनकी तो डिग्री भी फर्जी होगी। दैट वॉज अटैच। अखिलेश के, आपको पता है अखिलेश यादव के मंच से भाषण है, थोड़ी चीटिंग कौन नहीं कर लेता है, हमने भी चीटिंग करी थी, इसमें इतनी क्या दिक्कत है? बिकॉज कल्याण सिंह गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आर ऑल वर वेरी एंटी चीटिंग, राइट। तो वो इमेज बन चुकी थी। अगर उत्तर प्रदेश कोई प्रेरणा, कोई इंस्पिरेशन देता था, तो केवल बॉलीवुड को देता था कि चोरी चकारी गुंडागर्दी की पिक्चरें कैसी बनाया जाए, मिर्जापुर टाइप कैसा बनाया जाए, राइट। तो वो जो इमेज थी, मुझे खुद में कुंठा थी कि भाई ये इमेज जब आज ठीक हुई है, उसको सबको पता लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बिजली कैसी आती है, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। आपको पता है जो मेरी सेकंड किताब थी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, उसकी टैगलाइन क्या थी? हाउ यूपी वाला भैया अब्यूज हैज बिकम अ बैज ऑफ ऑनर। पहले मैं यूपी वाला भैया, मतलब अच्छा यूपी वाला भैया है, कुछ चोरी चकारी करके आया हुआ, इसकी डिग्री फर्जी होगी, कुछ कतल वतल करके आया हुआ। आज हम जाते हैं तो अच्छा आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से हैं। मुझे याद है मैं तमिलनाडु में गया तो 2000 लोग सामने बैठे थे, मैं तेलंगाना के कई इंटरनल डिस्ट्रिक्ट में गया तो 1000 लोग सामने बैठे थे। मुझे कोई भ्रम नहीं था, मुझे सुनने नहीं आए थे, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनने आए थे। तो उनको CM बनाना क्या इस वजह से ही सिर्फ बना पाया क्योंकि उनका अपीयरेंस ऐसा है, या उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम पे जब सोचा होगा कि बनाना है, तो मेन रीजन क्या रहा होगा? देखिए मेन रीजन क्या है तो किसी को नहीं पता, वो तो आपको अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। बट व्हाट माइट हैव कंस्पायर्ड, राइट, एज ए एनालिस्ट, और जितनी मैंने लोगों से बात करी जो उनके क्लोज हैं, मेरे ख्याल से 3-4 कारण रहे होंगे। 2017 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, मतलब बेसिकली सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पे लड़ा गया, कोई चेहरा नहीं दिया गया। उसके बाद जब मीडिया में चेहरे चले कि भाई मनोज सिन्हा बन सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बन सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह बन सकते हैं, सुरेश खन्ना बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम, उस नामों में भी कभी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आया। देखिए नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, देयर आर ब्रिलियंट पॉलिटिकल ब्रेन। वो उन्होंने सोचा कि मुझे किसके अगेंस्ट में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देना है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक कास्ट पॉलिटिक्स थी, है ना, उसमें OBC पॉलिटिक्स चलती थी, कभी दलित पॉलिटिक्स चलती थी। अगर मैं, अब मुझे किसी एक को कैटर करना पड़ेगा, मैं एक को कैटर करूंगा तो दूसरा कहेगा इसका क्यों नहीं दिया, इसको कैटर करूंगा तो इसका क्यों नहीं दिया। तो हमारे क्या कहता है, जात न पूछो साधु की। साधु इज अ कास्ट न्यूट्रल पर्सन, राइट। तो कैन आई मेक योगी आदित्यनाथ हु इज कास्ट न्यूट्रल, तो मैं एकदम से वो जो कास्ट की राजनीति है उसके बियॉन्ड चला जाऊंगा। करेक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवारवाद की राजनीति है। आपको पता, मुलायम सिंह यादव के पीक पे 40 लोग उनके घर के राजनीति में थे, मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, गन्ना समिति अध्यक्ष, अलाना समिति अध्यक्ष, 40 लोग, मतलब इसका ताया, उसका फूफा, इसकी बीवी, उसका बच्चा, सब पॉलिटिक्स में थे। इसका 2 कारण वो लोग बताते हैं जी। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने बोला परिवार है तो लड़ेगा, इसका परिवार नहीं है तो क्या लड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमको जीतना है, अगर हमारा परिवार हमको टिकट या सीट मतलब जीत कर देगा तो हम लड़ाएंगे। तो इस पे क्या काउंटर? इस पे काउंटर ये, देखिए
आपको क्या और कोई मेरिट नहीं मिली? मतलब पूरे प्रदेश में कोई ये और जनता को बोलना चाहिए ना फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता को बोलना चाहिए, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास चॉइस ही वही होती है ना। आपके पास चॉइस तो ईवीएम में वही 6 लोगों की है, वही 8 लोगों की है, और वो हार भी गए। फिर वो 40 लोग अब 5 ही हैं केवल, वो 40 से 5-6 ही बचे हैं ओवर टाइम। क्योंकि देखिए उस समय का मीडिया, उस समय 24/7 मीडिया नहीं होता, लोगों को पता भी नहीं रहता था कौन किसका ताया है, कौन किसकी माँ है। तो ये जो परिवारवादी पॉलिटिक्स थी, इसके अगेंस्ट में मैं क्या फेस दूं? ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो कास्ट हो गया, परिवार हो गया, परिवार हो गया। तीसरा, यूपी करप्शन का गढ़ रहा है ना। उसने कहा भाई यूपी करप्शन का गढ़ है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी वैसे ही अट्यून हो चुकी है कि भाई पैसे लेके ही काम करना है। तो मुझे एक ऐसा आदमी देना पड़ेगा प्लस क्राइम पे आता हूं मैं। हाँ। वो जो चौथा है कि वो जो करप्शन के फेरे में आ ही ना सके, ठीक है, वो संत है भाई, उसका तो अपना मठ है, उसे कुछ करना ही नहीं है ना उसका। जो देखिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में दैट वे बहुत सिमिलरिटी है, आपको पता ही नहीं है उनका परिवार कौन है। कभी आपने एक आध किसी को टीवी पे देख लिया तो देख लिया, वर्सेस समवन लाइक रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट समवन लाइक जो मैंने बताया अखिलेश यादव का परिवार है, ठीक है। और चौथा कि ये बिल्कुल क्राइम का गढ़ बन चुका है ना, उसको कौन बिल्कुल, और उसमें बहुत सारे लोग विधानसभा और संसद में हैं। बीएसपी एंड एसपी सेंड मल्टीपल सच पीपल जो जेल की सलाखों में होने चाहिए थे, लाइक्स ऑफ अतीक अहमद, लाइक तो मुख्तार अंसारी, जो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, वो सब विधानसभा और पार्लियामेंट में थे। तो इस पे कौन बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फोन के प्रेशर के, चाहे भाजपा से भी कोई प्रेशर आए, वो कौन खड़ा हो पाएगा डट के? वो योगी आदित्यनाथ है। तो आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ, नो वन एल्स। आई थिंक दैट मस्ट बी द ओनली क्राइटेरिया टू मेक योगी आदित्यनाथ। योगी जी की किताब में आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं जी, पर बहुत सारी बातें आपने हो सकता है नहीं भी लिखी है, जो बाद में रिसर्च में आई ऐसी भी बातें हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे, यार ये मैंने बुक में नहीं लिखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था? देखिए मैं 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ और कुछ ऐसी भी शेयर करता हूँ जो किताब में है, वो भी लोगों को मजा आएगा। हाँ, राइट, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। ये किस्सा है, ये किस्सा किताब में नहीं है, वैसे पॉपुलर है, कुछ जगह मैंने बोला, लेकिन फिर यहाँ बोलता हूँ, लोगों को मजा आएगा सुनने में। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, उनके ऑफिसर ने पूछा भाई आपके लिए कौन सी, उसका नोटिस आ गया, मतलब उसका एक सर्कुलर, सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, आपके लिए सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ली जाए? उनका भाई, उनको बड़ा ऑड क्वेश्चन लगा पहले दिन में, इज दैट द फर्स्ट वर्क, कुछ और क्यों नहीं है? बुलडोजर। तो उन्होंने कहा भाई बुलडोजर लिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई पिछले सीएम ने कौन सी यूज़ करी, क्योंकि क्या होता है सीएम की गाड़ी का प्रोटोकॉल होता है कि ये गाड़ी आएगी, फिर उसका बुलेट प्रूफिंग होगी, फिर वो सेट होगी, है ना। तो उनका पिछले सीएम की गाड़ी होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। जब वो सीएम की एक एलोकेटेड घर होता है, एक एलोकेटेड गाड़ी होती है। तो उन्होंने नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, ट्रेडिशन है, मायावती जी आई, उन्होंने हमें लैंड रोवर दिलवाई 1 करोड़ की। फिर अखिलेश यादव आए, उन्होंने 2 मर्सिडीज बेंज की एसयूवी दिलवाई, वो 7 करोड़ की आई, उसकी बुलेट प्रूफिंग हुई। तो वो गाड़ियां हैं, अरे ये गाड़ियां तो बहुत अच्छी होती हैं, तो सालों लाखों किलोमीटर चलती हैं, ये क्यों हमें? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, न्यू सीएम न्यू कार। तो योगी आदित्यनाथ ना थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, उनको कुछ बहुत ब्लेटेंटली करप्ट दिखे कुछ ना। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे कारें खरीदने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे लोग कार खरीद सकें। और आपको अगर पैसे खर्च करने का बहुत मन कर रहा है तो अपनी जेब से 250 रुपये खर्च करिए, एक भगवा कलर का सैफरन का टॉवल लेके आइए और मेरी कुर्सी पे लगा दीजिए कार की, जिससे मुझे भगवा त्याग का कलर है, भगवा बलिदान का कलर है, जिससे मुझे जब भी मैं उस पर बैठूं तो ये याद रहे ये कुर्सी मुझे जनता ने दी है, मेरी पार्टी ने दी है, मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को कार खरीदने लायक बना सकूं, ना कि अपने लिए नई कार खरीद सकूं। अब ये जो है ना, ये योगी से आ सकता है, नहीं तो वो साइन कर देते, क्या फर्क पड़ता? उत्तर प्रदेश के 6-7 लाख करोड़ के बजट में 5-6 करोड़ की गाड़ी डजंट मैटर नहीं थी। उन्होंने ठीक है परिपाटी है, शगुन लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं उस गाड़ी में क्यों बैठूं, ये हो सकता था। और ऐसे फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी ना। एक और किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने क्या करा, अपने आप को ट्रेन करा और पूरे अपने मंत्रिमंडल को ट्रेन करा। मंत्रिमंडल को क्यों? क्योंकि सारे मंत्री में से कोई जिंदगी में मंत्री नहीं बना था। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार 2002 में थी, जब राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे। 2002 के बाद 15 साल बाद 2017 में तो जितने भी लोग थे वो नए थे। केवल 3 लोग जो पहले मंत्री रह चुके थे, उसमें से 2 सपा बसपा से आए थे और एक सूर्य प्रताप शाही जी हैं पूर्वांचल के, वो बिल्कुल एक लेजेंड है, वो धोती पहन के रहते हैं हर समय। वो थे जो भाजपा के मंत्री पहले रह चुके थे, कल्याण सिंह या राज। तो किसी को मंत्रालय कार्यभार ज़्यादा की जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने पहले 30 दिन तक सेशन करवाए। हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता था, एक दिन एजुकेशन पे पूरा 2 घंटे का पीपीटी, 3 घंटे का पीपीटी देता था। क्या हुआ पिछले 10 साल में, क्या होता है एजुकेशन, क्या क्या उसमें प्रकल्प हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, शिक्षा में क्या है, सड़कों में क्या है, एयरपोर्ट्स में क्या है। और वहाँ पे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को जाना। मैं भी कुछ मीटिंग्स में बैठने का मौका मिला, क्योंकि मैं अपनी किताब लिख रहा था उस समय। एक मीटिंग में एक मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स होने चाहिए, और केवल बनारस और लखनऊ के एयरपोर्ट थे, उनकी भी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी। उत्तर प्रदेश में केवल 25 फ्लाइट आती जाती थी, इस समय करीब 130 फ्लाइट आती जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो लोगों ने 17 के बाद 17 के बाद से
तो थोड़ी देर बात हुई और हर जब भी एक डिस्कशन होता था उसके एंड में योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बोला ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस, राइट। वो बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे टर्मैक तो है, वहाँ पे ATC कंट्रोल नहीं है और बोइंग तो उतर सकता है। लोगों ने अभी तो बाबा जी तो घंटी बजाने वाले बाबा जी, इनको ही सब कैसे पता है बोइंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कहाँ टर्मैक है, कहाँ पे कितना क्लियरेंस चाहिए। देन यू रियलाइज ही वॉज इन ब्लडी पार्लियामेंट फॉर 19 years। वो कभी एविएशन पे सवाल पूछ रहे हैं, कभी इस पे पूछ रहे हैं। सी पार्लियामेंटेरियन, बीइंग ए पार्लियामेंटियन इटसेल्फ इज अ वेरी एजुकेटिंग प्रोसेस। करेक्ट। और एक कमिटेड पार्लियामेंटियन ऑल द मोर जो Not for everyone, हाँ। जो 80 नॉट फॉर एवरीवन, जो 80-90% जिसकी अटेंडेंस है, जो हर पार्लियामेंट में 300-400 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्राइवेट मेंबर बिल डाल रहा है, जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लाइब्रेरी में जाके सबसे ज्यादा किताबें इशू करवा रहा है, राइट। उसके लिए एजुकेटिंग प्रोसेस। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश को मिला, फिर उन्होंने क्या करा, अपने आप को एजुकेट करने का, मुझे 10 साल के बजट लाओ। आई एम श्योर यू ऑल्सो रन लॉट ऑफ एंटरप्राइज, राइट। अगर किसी भी चीज आपने वादा कर दिया अपनी टीम को, उसके पीछे बजट नहीं है तो वादा तो होता है वो। करेक्ट। तो आप किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस क्या देखते हैं, उसने बजट कैसे स्पेंड करा। उन्होंने पिछले 10 साल के बजट पढ़ने शुरू करे, 1 साल का पढ़ा, 2 साल का पढ़ा, कि भाई कैसे क्या बजट एलोकेट हुआ और किस चीज़ में स्पेंड हुआ। उनको एक लाइन हेडर समझ में नहीं आया, यार ये क्या लाइन हेडर, उन्होंने मार्क कर दिया और फ्लैग लगा दिया हर जगह। फिर उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, भाई ये क्या है कर, सर ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं 2-3 साल से किसी इंस्टीट्यूशनल पुराने बाबू को बुलाना पड़ेगा जो पुराने साल से, काफ़ी समय से। तो वो लाइन थी, इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, और उसमें कुछ मत था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो मैं इनकम टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं, मतलब ये टैक्स फ्री इनकम क्यों है। तो वो बाबू ने बताया, सर ये 40 साल पहले वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, आपको पता वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2 साल के लिए। तो उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री बड़े गरीब हैं, तो उनको टैक्स फ्री इनकम मिलनी चाहिए। उनका जो इनकम टैक्स है वो सरकार को, और तब से किसी ने काटा नहीं सर, तब से चला आ रहा है उत्तर प्रदेश। ही गॉट अगेन अनरेज्ड, कह रहा मेरा चपरासी से लेकर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब टैक्स पे करता है, मैं टैक्स नहीं पे कर सकता। मंत्री जी बैठे थे, आप टैक्स नहीं पे कर सकते। उनको क्या बोला ना, हाँ सर कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री बोलेगा तो और क्या बोलेंगे। और उस दिन के बाद जस्ट विद अ स्ट्राइक ऑफ पेन, वो जो 40 साल की सड़ी गली परंपरा चली आ रही थी, और आज आप लोगों को जान के सबको खुशी होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री अपना टैक्स खुद पे करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनका टैक्स नहीं पे करती है। दिस इज अ टिपिकल योगी एलिमेंट। एक तो मेटिकुलसनेस, कुछ खोजबीन के निकालना, और उसमें फिर ये जो चला आ रहा है उसको चेंज करने में, अगर वो चलते भी रहते तो क्या फर्क पड़ जाता। मल्टीपल, जैसे मैं अ फ्यू करोड़ हेयर एंड देयर इन 6 लाख करोड़ रुपीज उत्तर प्रदेश बजट डजंट मैटर, राइट। तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, सारा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा अगर मैं और किस्से बताता रहूँ तो। आप बताएं, चलिए एक किस्सा और बताता हूँ छोटा सा प्लीज। वो उनके कॉलेज डेज का है, वो और मजा आएगा क्योंकि ये तो पॉलिटिकल किस्सा है। देखिए उनके ना जो तेवर थे वो तो बचपन से ही, अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति में 10-11 साल की उम्र में, 19-20 साल की उम्र में, जो अब जो बुलडोजर दिखते हैं ना, बुलडोजर बाबा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार वो गाय पालते थे, मतलब उनका परिवार गाय पालता था। उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, पिताजी का देहांत हो गया 2 साल पहले। माताजी भी बल्कि बीमार है, आपने देखा होगा, भी फोटो आया था, वो माताजी से एम्स ऋषिकेश में मिलने भी गए। तो मेरा माताजी से और पिताजी से लंबे लंबे डिस्कशन हुए, उसके वीडियोज़ भी हैं, मैंने डाले कई बार। तो बताया कि अजय नाम था उनका, अजय सिंह बेस्ट। अजय को गाय से बहुत प्यार था, और अजय का ही काम था पूरे घर में कि स्कूल से आने के बाद गाय को चराने ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। वो उनकी पॉलिसीज़ में भी दिखता है, जो गौ प्रेम है उनका, वो दिखता भी उनकी पॉलिसीज़ में। एक बार किसी ने पत्थर मार के उनकी गाय को थोड़ा हर्ट कर दिया, और वो सुबह सुबह पट्टी बांध रहे हैं, स्कूल जाने में लेट हो रहे हैं, माँ की भी नहीं सुन रहे हैं, स्कूल नहीं जाना, पहले पट्टी बांध रहे हैं। पट्टी वट्टी बांध के, शायद बगुला नाम था, उसको थोड़ा संतरा देके, बगुला तू बैठ, मैं स्कूल जाके आता हूँ, है ना। फिर जाते जाते टीले पे खड़े होते हैं, उनको सेंस आ चुका होता किसने मारा। खड़े होके, किसी ने अगर मेरी गाय को कुछ करा ना, से कोई बुरा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस इतना ही बोला है, कुछ और भी बोला है? मैं इतना ही बोला था जो मुझे लोगों ने बताया। अब सोचिए 11 साल का बच्चा है ना, 11 साल का बच्चा, 2-3 चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो उसमें इतना करे जाना, शायद वो उखाड़ किसी का कुछ ना पाए, लेकिन करे जाना ना इतना, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिसे कहते हैं नेचुरल लीडर, है ना। ऐसा बहुत बार दिखा जहाँ पे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, राइट। एक और कहाँ दिखा मुझे, हाँ, वो 19-20 साल के हैं, उनके साथ के 8-9 स्टूडेंट का ग्रुप था। एक लड़की चुनाव लड़ रही थी छात्र संघ का, कोटद्वार में वो बीएससी पढ़ते थे। कोटद्वार एक जिला है उत्तराखंड में। तो चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव लड़ते लड़ते ये 91 की बात होगी, ये लोग थोड़ा दूर निकल आए, क्योंकि बच्चे तो बहुत जगह रहते हैं ना, सबके घर जाना पड़ता है, जो जहाँ रहते हैं कन्विंसिंग करने के, हमें वोट देना। ये लोग शहर से दूर निकल आए, और हो गई शाम। पहाड़ों में ना अंधेरा भी हो जाता है, और थोड़ा स्केरी अंधेरा होता है पहाड़ों में ना, सुई सुई आवाज़ आती है। तो 7 बज गए। अभी लड़कियाँ थोड़ी सी नर्वस हो गई कि भाई पिताजी से बड़ी मुश्किल से तो परमिशन लिए चुनाव लड़ने की, अब मैं 8 बजे पहुँचूंगी, कह रहे सब छोड़ो, सब घर पर बैठो। और ये मैं 91 के भारत की बात कर रहा हूँ, वो भी उत्तराखंड में।
अब कोई बस ही नहीं रोक रही है, एक बस चली गई, 2 बस चली गई। और क्या होता है ना, वो कॉलेज के बच्चे को बैठाते भी नहीं है। ये लोग कहते हैं यार WT चढ़ेंगे, मतलब विदाउट टिकट चढ़ेंगे, कुछ पास दिखाएंगे, 8 सीटें और घेरेंगे। तो कई जगह अब ये लड़कियां ऑलमोस्ट रोने लगी। अब यहाँ पे 8-9 लोग थे, अब योगी जी अपनी आगे बस के आगे खड़े हो गए। और ये किस्सा हर व्यक्ति बताता है कि मतलब वो गए थे उस दिन, मतलब ही एक रनिंग बस पे जो पहाड़ों में सट से चलती हुई आ रही है स्लोप में, उसके आगे वो आगे खड़े हो गए, बिल्कुल 1 इंच जाके बस। मैंने उसका बल्कि अपनी जो कॉमिक मैंने बनाई उसमें चित्र भी ड्रॉ कराया उसका आर्टिस्ट ने, वो 1 इंच दूर खड़े हुए। और जब वो ऊपर चढ़े तो और देखिए, वो सबको चढ़ाया उसने, सबके पैसे मैं दूंगा। क्या सबने अपने अपने पैसे दिए, लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूँ कि बस को ऐसे ना रोकें लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो तेवर थे वो 19-20 साल में दिख रहे हैं, राइट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक पूरा सम्मेलन होता है पूरे प्रदेश का। एक बच्चा हैजा से मर जाता है, बड़ी बात है, राइट। कोई नहीं छू रहा है उसको, हॉस्पिटल ले गए पहले तो उसको, उन्होंने कहा ये तो ब्रॉड डेड है, हैजा हो गया, हैजा फैलने वाली बीमारी है। डेड बॉडी जो हैजा से है उसको टच करेगा, आज के जमाने में भी मतलब आई विल टच माई हेड एंड से पता नहीं, आई विल बी वेरी स्केप्टिकल अगर मुझे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। सारे लड़के भी आगे पीछे हो गए उनके साथ के, उन्होंने उसको चद्दर में लपेटा, ऑटो का अरेंजमेंट करा, कहीं से गाँव में छोड़ के आए। आप खुद सोचिए आपके व्यूअर्स कौन करेगा 20 साल की उम्र में। इसके लिए तेवर चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए ना। वो सारा जिगरा आज कभी बुलडोज़र बाबा के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे इंस्टेंस दिखे उस समय रौनक, जो मेरे ख्याल से एक लीडर इन मेकिंग जिसको हम बोलते हैं वो थे उनके पास। और फाइनली वो महंत अवैधनाथ से मिल गए। और आपको पता है कॉन्सिडेंस क्या है, वो महंत, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने, अगर राम मंदिर या उसका मूवमेंट ना होता तो मैं सन्यासी ना बनता। अब आपको लगेगा तो बड़ा अजीब है। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु से, महंत अवैधनाथ से, राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में मिले। वो ABVP में कोटद्वार में थे और महंत अवैधनाथ राम मंदिर की जो कमेटी थी उसमें अशोक सिंघल जी ने उनको अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो पूरे भारत में कॉलेज घूम रहे थे जवान बच्चों को बताने के लिए कि राम मंदिर मूवमेंट क्यों, उसका महत्व क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और ही लैंड्स अप इन कोटद्वार। कैन यू इमेजिन, 800-900 किलोमीटर होगा, मतलब कोटद्वार का एक संत पहले तो गोरखपुर का एक संत पहले तो ही लैंड्स अप इन कोटद्वार, वहाँ पे ही इज इन द अजय सिंह बिस्ट इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, और वो पहली बार मिलते हैं राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में। और वो कहते हैं भाई, और वो इनमें कुछ भाव भी जाते हैं, कहते हैं हमें ऐसे ऊर्जावान युवकों की जरूरत है, कभी गोरखपुर आओ। एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ही लैंड्स इन गोरखपुर। मतलब अभी संन्यास नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही बात कर रहे हैं। देखिए आपको आसान लग रहा है, 91 में ट्रेन का टिकट करा के जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, गोरखपुर जाना इज नॉट एन, आजकल की तरह नहीं। आप बात पे आपको पता है हमारे पिताजी लोग पूरा जीवन अपने जिले में बिता देते थे, दूसरा जिला भी नहीं जाते थे अधिकतर लोग। आजकल तो ट्रैवल, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, पर्सनल व्हीकल, बहुत कुछ हो गया। पहले ऐसा आज से 30 साल पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे। ये व्यक्ति उस समय ट्रेन का टिकट करा के गोरखपुर पहुंच जाता है, वहाँ पे 1 हफ्ता रहता है अजय सिंह बिस्ट, और उनसे फिर प्रॉफिट होता है। फिर MSc करता है, और एक बार ये इनको खबर पड़ता है कि महंत अवैधनाथ जी दिल्ली एम्स में एडमिट है। फिर दिल्ली एम्स में पहुंच जाता है व्यक्ति, उत्तराखंड से उठ के। आपको पता है एम्स में अगर आपका कोई पेशेंट एडमिट हो, उसको ढूंढना एक अपने आप में प्रोजेक्ट है। सही बात। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर। उसमें महंत अवैधनाथ से मिलता है, महंत अवैधनाथ थोड़ा इमोशनली हाथ पकड़ते हैं कि अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब दिस सिग्नल्स आर दोनों के बीच में चल रहा है ना, कि भाई ये सिग्नल दे रहे हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें एक वेवलेंथ में देख रहा हूँ, एंड देन ही गोज एंड टेक संन्यास, राइट। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे कॉन्स्टेंटली दिख रही हैं कि कैसे हो रहा है। और एक ये व्यक्ति वहाँ पे संन्यास लेने पहुँच जाता है, और 94 में वो संन्यास ले लेते हैं, और फिर उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है 98 से। तो अभी यूपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यूपी में पॉलिटिक्स को जिस तरीके से लोग देखते, सुनते, समझते हैं, जिस तरीके से इस बार लोगों ने वोट डाला, ये कास्ट वाले बैरियर को कैसे वो टैकल करेंगे, और आगे अभी जो विधानसभा चुनाव आएगा, योगी जी की स्ट्रैटेजी उसमें क्या होगी, जनता उनके बारे में क्या सोचती है अभी भी? राइट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यूपी में जो सीट लॉस हुआ है वो टैक्टिकल लॉस है, वो सब्सटैंशियल लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में, जिसमें योगी जी ने 255 सीटें जीती थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको बस 203 सीटें चाहिए। 403 की असेंबली है, 403 का था, 202-203 सीट चाहिए। योगी आदित्यनाथ को मिली 255 सीट। और मैंने बताया उन्होंने जन्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, कभी पूरा टर्म करने के बाद रिपीट नहीं कर पाए। ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू दैट, राइट। तब उनको 42% वोट आया था। इस चुनाव में भी भाजपा को 42% वोट शेयर है। तो नहीं, भाजपा के साथ एक वोट शेयर नहीं चला गया बहुत बड़ा उनके साथ। हाँ, टैक्टिकल सीट में उनका वोट लॉस हो गया है, और उनको ये कॉग्निजेंस भी आ गया है कि हमें अपने चूल्हे हर समय कस के रखने पड़ेंगे। हमें अपना पन्ना प्रमुख, अपना बूथ लेवल का, हम चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, हमको वोट मिलेगा, लेकिन हम 10,000 से 20,000 से सीट हार जाएंगे, राइट। तो और जो ये कास्ट की राजनीति वापस आ रही थी, उत्तर प्रदेश कास्ट की राजनीति का गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में नारे कैसे चलते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम,
है ना। ये मतलब मुलायम काशीराम मतलब क्या है, यादव दलित पॉलिटिक्स। मायावती कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, मतलब मैं दलित पॉलिटिक्स करूंगी, अपर कास्ट को मारूंगी। फिर जब उनको लगा ब्राह्मण भी लेना है, केवल दलित पॉलिटिक्स से नहीं होगा, तो उन्होंने कहा हाथी उनका सिंबल है, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मतलब अब सारे नारे कास्टिस्ट है, इसी पे चली जाती थी। तो आगे भी चलेगा क्या कास्ट? आगे देखिए, एक तो काफी डिसॉल्व हो चुका है, लाभार्थी बन चुका है, जो वेक्टर वो हिंदू वोटर बन चुका है। उसमें से जैसे मैंने बताया थोड़ा परसेंटेज ऑफ नॉन जाटव दलित खिसका है सपा की तरफ, थोड़ा परसेंटेज ऑफ ईबीसी इसको बोलते हैं, है ना। जैसे जो ओबीसी है उसमें भी कुछ ताकतवर ओबीसी है, जैसे यादव है, कुर्मी है, मौर्य है, वो ताकतवर ओबीसी है। शाक्य हैं, निषाद हैं, वो थोड़े से उतने पावरफुल नहीं हुए अभी वैल्यू चेन में। उनका वोट रिजर्वेशन के नाम पे या कोई स्कीम आपने झूठी चला दी, गारंटी कार्ड, उसके नाम पे खिसक सकता है। नाउ दे बिकम अलर्ट कि भाई मैं ऐसी किसी स्कीम को चलने नहीं दूंगा। और जो कास्ट कोलेशन अमित शाह जी ने 2014 में करा था, जो एक तरह से बुके बनाया था, जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, मेरे ख्याल से उसको रीगेन कर लेंगे। और योगी आदित्यनाथ की तो इस पर रिलीजियस पकड़ भी है। आपको लगेगा ये इंट्रिगिंग क्यों है। गोरखनाथ मठ वॉज वन ऑफ द अर्ली मठ्स जिसने दलित एंट्री करवाई थी। आपको पता है वीर सावरकर, BR अम्बेडकर, इनके बड़े मूवमेंट्स में एक बड़ा पार्ट था दलितों की मंदिरों में एंट्री करवाना। बड़े मूवमेंट चले थे महाराष्ट्र में, राइट, उसका विरोध भी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत वैद्यनाथ को केरला में दिखा कि जो कन्वर्जन हो रहा है, सारा जो क्रिश्चियन मिशनरी से कन्वर्जन हो रहा है, वो दलित कम्युनिटीज में हो रहा है। क्योंकि हिंदू फोल्ड में वो ठीक से आ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, तो वो आदमी उसको लेके चला जा रहा है। तो उन्होंने अपने भोज शुरू करा, खिचड़ी भोज, बड़े खिचड़ी भोज की सब लोग साथ में बनाएंगे, सब लोग साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, कौन खा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होगा, और सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, उसको गांव-गांव में ले गए। मुनादी हो जाती थी, मुनादी मतलब वो अनाउंस की योगी आदित्यनाथ इस गांव में, फलाने गांव में आने वाले हैं, तो वहां के लोग फिर खिचड़ी बनाते थे, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, और योगी आदित्यनाथ और हजारों लोग बैठ के खाते थे। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को पूरे पूर्वांचल को जीता है। तो लोगों को पता है कि उनके दिमाग में कास्ट इज द लास्ट थिंग दैट कम्स इन हिज माइंड। उनका तो मठ ही पूरा जो कास्ट की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में लगा रहा, जो हिंदू युवा वाहिनी थी वो पूरे कास्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी रही। तो मेरे ख्याल से उनके लिए प्रॉब्लम टैकल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओनली थिंग मेरे ख्याल से अलर्टनेस में थोड़ी चूक हो गई, लगा कि इतना अच्छा काम करा है, लोग तो वोट देंगे, लेकिन थोड़ा सा वोट खिसका है उनके पास, मुझे लगता है 2027 में। और जब लोगों को पता लगा योगी आदित्यनाथ का चुनाव है, राइट, जिसने हमें लॉ एंड ऑर्डर दिया है, जिसने हमें 24/7 बिजली दी है, जिसने हमें हाईवे दिए हैं, जिसने हमें घर दिए हैं, तब वो इक्वेशन और बिल्कुल बदल के आएगी। और अब बीजेपी पे अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के लिए चाहे कोई भी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें वो पावर लूज करना नहीं चाहेंगे। एब्सोल्युटली। चलते चलते शांतनु दादा, ये जो यूथ ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार, उनको ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जो डेवलपमेंट की बात करता है, राइट, आपके लिए प्रायोरिटी वही है, क्योंकि आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको सेफ्टी होती है। बिल्कुल। आपके अगल बगल अगर अस्पताल बनता है तो आप जल्दी उस अस्पताल में जाके इलाज कर पाते हैं। आपके गांव से लेकर एक सड़क, अस्पताल का रोकूंगा जी, भारत में 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आपके पास अब आपके गांव से जुड़ी एक ऐसी सड़क है जो आपको हाईवे पर ले जाती है और आप जल्दी से जल्दी बड़े शहर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और आपके अब नज़दीकी एयरपोर्ट्स भी आ गए हैं। फिर वहीं पर एक दूसरा पॉलिटिशियन है जो आपको एक ऐसा शॉर्ट टर्म लॉलीपॉप देता है और वो एक कास्ट की बात करता है। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर टाइम ऐसा आएगा कि जो आपने कहा, और जो सबसे बड़ा रिस्क है, जितने भी यूथ ये वीडियो देख रहे हैं, यंगस्टर्स वीडियो देख रहे हैं, कि फिर अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मिला तो कोई भी पॉलिटिशियन छोड़ देगा, तो कोई भी पॉलिटिशियन ये बोलेगा कि भाई फिर तो मेरे को सत्ता में ही बने रहना है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन का मेन काम होता है सत्ता में बने रहना। तभी वो अच्छा काम कर पाएगा, तभी वो चाहे वो काम करे या नहीं करे, सत्ता में बना रहना उसका मेन प्राइम है। बिल्कुल। तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप डेवलपमेंट पे वोट नहीं देते हो, आप कास्ट पे वोट देते हो, आप टूट के वोट देते हो। सो एक क्लियर मैसेज यंगस्टर्स को जाना चाहिए, जिससे आगे जब भी कहीं भी देश में चुनाव हो, कहीं भी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बट उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुआ है और वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर क्योंकि योगी जी की भी जो टीम होगी, उनके पास भी जितने लोग होंगे विधानसभा में, फिर उसके बाद अगली लोकसभा चुनाव में, वो सारे लोग यही सोचेंगे कि भैया जो स्कीम चलती है वो चलाओ, जनता को शॉर्ट टर्म लॉलीपॉप दे के पटाओ। तो यंगस्टर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो 14, 15, 16 साल के लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आगे जाके अभी जब वापस विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, ये वोटर बनेंगे, वो वोटर बनने वाले। सो बहुत ही क्लियर मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ। फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरे ख्याल से पूरे पॉडकास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बार बार कहता हूँ, यू विल गेट ए लीडर, सो और मे बी आई रिफ्रेज इट, अ लीडर इज अ फंक्शन ऑफ
द काइंड ऑफ पीपल वी आर। हम जिस तरह के लोग हैं उसी तरह का लीडर होगा। हमारी जो सोच है लीडर उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कास्ट के नाम पे वोट करेंगे तो आपको कास्टिस्ट लीडर मिलेगा। आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे तो आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर मिलेगा। और खासकर ऐसी चीज़ें जिनका ग्रेटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, जैसे एजुकेशन का ग्रेटिफिकेशन बहुत लंबा है। अगर मैं स्कूल अच्छे करता हूँ तो मुझे कब पता लगेगा कि वो अच्छे हो गए? देखिए, एक बिल्डिंग अच्छी कर सकता हूँ, उसमें पढ़ाई अच्छी करना, उसमें ट्रेनिंग अच्छा करना, उसमें इंश्योर करना कि टीचर रोज आए, उसका मुझे लाभ पता लगेगा जब बच्चा 20-21 साल का हो जाएगा, वो एग्जाम क्रैक कर देगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो पॉलिटिशियन ऐसी चीज़ों से बचते हैं कि इससे क्या फायदा, सड़क बना देता हूँ, वो भी सड़क ऐसी बनाऊँ 2 साल में टूट जाए जिससे मैं दोबारा बना पाऊँ, राइट। लेकिन अगर आप इन लॉलीपॉप्स पे वोट करते रहेंगे, राइट, तो पॉलिटिशियन विल ऑल्सो रिएक्ट टू दिस लॉलीपॉप्स, राइट। सो ट्राई टू वोट फॉर फंडामेंटल इशूज। आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आए हैं, जो आपने देखा है कि आपके यहाँ 24/7 बिजली आती है क्या, मान लिया आप आधा घंटा बिजली कट गई, 1 घंटा बिजली कट गई, उसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा 2017 से पहले से। करेक्ट। कि भाई 2017 में तो 10 घंटे बिजली कटती थी। जनरेटर की और इन्वर्टर की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसका धंधा खत्म हो गया। नोएडा में आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री से पूछ लीजिए, उनका डीजल का, जेनसेट का बिल 1/10 रह गया, 1/10 भी नहीं रह गया। बिल्कुल, क्योंकि अब वो खर्चा ही नहीं होता कि 24 घंटे बिजली आती है। मैंने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश में रोस्टरिंग खत्म हो गई। रोस्टरिंग मतलब कि किस जिले में कितने बजे बिजली आएगी, और कुछ फेवरेबल जिले में ज्यादा बिजली आती थी, जो आपके फेवरेबल नहीं है उसमें बिजली कम आती थी। अब रोस्टरिंग का प्रोसेस ही खत्म हो गया। अब जो भी आपकी बिजली जाती है वो केवल फॉल्ट की वजह से जाती है। Right. फॉल्ट क्यों होता है कि पहले आप 17,000 मेगावाट की बिजली की खपत थी, अपने प्रोड्यूस नहीं, अब खपत थी बिजली की, और अभी 3,000 मेगावाट है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ले नहीं पाता है कई बार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज किया गया, जो सब स्टेशन में चेंज किए गए। और अब पहले क्या होता था, ट्रांसफार्मर फूकता था तो चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता था। अब SLA है कि 24 घंटे से 48 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। आपको अगर ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जी, जो आपको बिजली देगा, जो आपको पढ़ाई देगा, जो आपको सड़कें देगा, जो आपको 24/7 लॉ एंड ऑर्डर देगा, तो उस तरह से वोट करिए। अगर आप उसको पनिश करेंगे और कास्टेस्ट पॉलिटिशियन को वोट करेंगे तो हर पॉलिटिशियन, फिर चाहे अच्छा है बुरा है, वो फिर कास्ट की राजनीति करेगा। एब्सोल्युटली। और जनता उसमें सबसे बड़ा जो लूजर होगा वो जनता होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉडकास्ट को यहाँ पे रोकेंगे उसके बाद, कि जो कास्ट मैटर कर रही है अभी, और कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कास्ट इसलिए मैटर कर रही है क्योंकि शायद आपके पिताजी या दादाजी को वो मैटर करती थी, उसका इम्पैक्ट आप तक भी आया है। लेकिन आपके बच्चे तक अब इंटरनेट पहुंच गया है, और उसको पता है कि जब वो इंटरनेट पे दुनिया को कहाँ आगे बढ़ते हुए देख रहा है और किस तरीके से बढ़ते हुए देख रहा है, तो उसके लिए वो कास्ट, आप शहरों में आके देखेंगे तो शायद वो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वहां पर आपको जानबूझकर ये बताया जा रहा है। इसलिए जब आप देखेंगे तो शायद आपके आगे आने वाली 2 जनरेशन्स के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, उनके लिए तब वो मैटर करेगा कि उसके घर के बगल में क्या वो स्कूल है, क्या वो अस्पताल है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सड़कें हैं, क्या वो बस अड्डे हैं, वो अच्छा रेलवे स्टेशन है, वो एयरपोर्ट है। आप उनका सोच के अगली बार वोट डालिएगा कि आज से जो बनना शुरू होगा वो उनके कंजम्पशन के लिए रेडी होगा। इसलिए आज जब जिसको आप वोट देते हैं उसको देखकर वोट दीजिए कि वो डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, और अगले 10 साल बाद आपका बच्चा जब उसको यूज़ करेगा या आप जब बड़े होकर उसको यूज़ करेंगे। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू शांतनु दादा, आप आए यहाँ पे, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी अभी भी बाकी हैं, और आते रहेंगे, TRP पे आते रहेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं इस वाले पॉडकास्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।